यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 351। बॉर्डर पर दोनों बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारी पूरी तरह से अपना आपा खो रहे थे। ये वांग हाओ आखिर कितनी मुसीबत खड़ी करने वाला था इससे पहले कि वह रुकेगा। दूसरे लोग ईमानदारी से कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वह दूसरी तरफ जाकर मॉन्स्टर्स को उकसा रहा था, उन्हें हर जगह अपने पीछे घुमा रहा था और फिर कंटेस्टेंट्स को धमकाकर उनसे पॉइंट्स छीन रहा था। ऐसी स्थिति में वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि किन स्टूडेंट्स में टैलेंट या पोटेंशियल है, जिससे ये सवाल उठता था कि क्या इस तरह के कंपटीशन का अब कोई मतलब रह गया था। एकदम बढ़िया फाइनल कंपटीशन को वांग हाओ ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और यह उसके लिए एक वन मैन शो बन गया था। हालांकि जिस बात ने अलग अलग बड़े अधिकारियों को निराश और कंफ्यूज कर दिया था वह ये थी कि वांग हाओ ने आखिर कैसे मॉन्स्टर्स के इस ग्रुप को अपने पीछे लगातार दौड़ाया। ये पता होना चाहिए, उन्होंने बार बार वांग हाओ का वीडियो देखा और सिर्फ उसे अपनी बीच की उंगली उठाते हुए देखा, कोई और एक्शन नहीं था। क्या इन मॉन्स्टर्स को भी पता था कि बीच की उंगली का क्या मतलब होता है? इंटरस्टेलर फेडरेशन के बड़े अधिकारी एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। ऊपर 7 बूढ़े आदमी बैठे थे जो इंटरस्टेलर फेडरेशन के बचे हुए सिर्फ 7 पुराने मॉन्स्टर्स थे। उनमें जियान ताइफेंग, शिया वेइवेई के दादा, शिया डोंगशिंग, यूजुवान के मास्टर एल्डर चेन और फार्मेसी गिल्ड के प्रेसिडेंट शुई याओ शामिल थे। नीचे इंटरस्टेलर फेडरेशन की बड़ी ताकतों के बड़े अधिकारी बैठे थे, सभी सम्मानजनक और विनम्र थे, उनमें से कोई भी वह अधिकार नहीं दिखा रहा था जो वे बाहरी लोगों के सामने दिखाते थे। पिछला सब कुछ चला गया, प्रभावशाली लोगों को गिनने के लिए वर्तमान को देखना होगा। सच में दबदबे से भरा हुआ। शिया डोंगशिंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए शब्दों का स्वाद लिया। गुवान शिनशोंग ने ठंडी सांस ली। ये कविता पूरी तरह से दिखाती है कि वांग हाओ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो इंटरस्टेलर फेडरेशन के अंदरूनी मामले उसके कारण बहुत बड़ी अराजकता में पड़ जाएंगे। सूमू ने ताना मारा, मिलिट्री डिपार्टमेंट के सम्मानित कमांडर असल में 17 या 18 साल के बच्चे से डरते हैं। क्या आपको दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनने का डर नहीं है? बिंग कियाओ ने अपना मुंह ढका और हंसते हुए कहा, मेरी राय में वांग हाओ बस थोड़ा जिंदा दिल है, उससे ज्यादा खतरा नहीं है। कियूलेई ने सिर हिलाया, वांग हाओ की साहित्यिक प्रतिभा सब जानते हैं। सिर्फ एक कविता लिखने की वजह से उसे महत्वाकांक्षी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कमांडर, आप क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है। जियान ताइफेंग हंसा, अगर दुनिया में किसी में महत्वाकांक्षा न हो तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? ये दुनिया स्वाभाविक रूप से ताकतवरों की दुनिया है। जिसके पास काबिलियत होती है वही राज करता है। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, बड़ी ताकतों के सभी बड़े अधिकारी बहुत हैरान रह गए। जियान ताइफेंग का इससे क्या मतलब था? क्या वह वांग हाओ को इंटरस्टेलर फेडरेशन का नेतृत्व करने का समर्थन कर रहा था? तब बड़े कुलीन परिवारों का क्या होगा? जिस बात ने बड़ी ताकतों के बड़े अधिकारियों को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि ऊपर बैठे बाकी 6 बूढ़े राक्षसों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कविता का आनंद लेने के बाद जिया डोंगशिंग खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाया, इस छोटे लड़के में बहुत प्रतिभा और बेहतरीन साहित्यिक कौशल है। मैंने सुना है कि उसका हमारी लड़की के साथ एक अस्पष्ट रिश्ता था और मैं पहले बहुत नाखुश था, लेकिन अब वही सही है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जिया डोंगशिंग को देखकर फिर से हैरान रह गए। क्या वह कह रहा था कि वह जिया वेइवेई की शादी वांग हाओ से करवाने वाला है? एल्डर चेन ने ठंडी सांस ली, बूढ़े जिया, लगता है तुमने अभी तक ये समझा नहीं है। वांग हाओ और यूजुवान की सगाई हो चुकी है ना? सगाई? सूमू सहित चारों प्रिंसिपल हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी बात कभी क्यों नहीं सुनी थी। जिया डोंगशिंग ने मुंह बनाया, उनकी सगाई की बात मत करो। अगर उनकी शादी भी हो गई होती तो भी हमारे जिया परिवार को जो दामाद पसंद है उसे आज्ञाकारी होकर तलाक लेना होगा और फिर हमारी लड़की से शादी करने आना होगा। एल्डर चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बूढ़े जिया, क्या तुम बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर रहे हो? शिया डोंगशिंग ने नफरत से कहा, ज्यादा रौब दिखाना हमारे शिया परिवार की परंपरा है और हमारे शिया परिवार के पास रौब दिखाने की हैसियत है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैंने हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ शतरंज के खेल खेले हैं तुम मेरे सामने बकवास कर सकते हो। तुम? एल्डर चेन इतने गुस्से में थे कि आग बबूला हो गए। शुई याओ ने खांसा, आप सभी को वांग हाओ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे खबर मिली है कि उसकी मां जाग गई है। जाग गई? वहां मौजूद 6 बूढ़े राक्षसों की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक ठंडक दौड़ गई। जाग गई? वहां मौजूद बाकी सभी लोग हैरान थे, साफ तौर पर उन्होंने कभी नहीं सुना था कि यह जागना क्या था। जियान ताइफेंग ने सावधानी से पूछा, क्या वांग हाओ की मां वही है जो 18 साल पहले थी? शुई याओ ने सिर हिलाया, वह 18 साल पहले वाली है। वह अब ठीक से जाग गई है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी।
जिया डोंगशेंग ने हैरान होकर कहा, वह वांग तियानी के साथ कब मिली? शुई याओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। मैं वांग हाओ को उसका बेटा इसलिए जानती हूँ क्योंकि उसने मुझे आधे साल पहले एक मैसेज भेजा था। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में उसका एक बेटा अभी भी बचा है। गल्प। 6 बूढ़े राक्षसों ने गटक लिया, सभी को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुम्यू ने भौहें चढ़ाईं उस समय की कुछ बातें याद करते हुए। वह वांग हाओ की माँ को जानता था, एक बहुत ही सुंदर और नेक छोटी औरत। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस औरत का बैकग्राउंड इतना डरावना होगा जिससे ये सातों भी इतना डरते थे। शायद मैंने उस समय उसे गलत समझा था। सुम्यू ने आह भरी। वांग हाओ के पैदा होने के बाद उसने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा, उसे लगा कि उसने बाप बेटे को छोड़ दिया है। लेकिन अब ध्यान से सोचने पर वांग तियानी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे छोड़ा गया था। शायद बहुत सी अनजान बातें हुई थीं। गुवान शिनक्सियोंग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि ये बूढ़े लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसे एक बात समझ में आई, वांग हाओ की माँ का बैकग्राउंड बहुत डरावना था। इतना डरावना असल में कि इसने इंटरस्टेलर फेडरेशन में बचे हुए सिर्फ 7 बूढ़े लोगों को भी डरा दिया था। अगर ऐसा है तो अमीर परिवारों के फायदे और रुतबे के लिए मुझे तेजी से वांग हाओ को खत्म करना होगा। गुवान शिनक्सियोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। वांग हाओ के बारे में उसकी समझ के हिसाब से ये लड़का हमेशा बदला लेने वाला था। जब तक तुम उसे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल करोगे वह तुम्हें जिंदगी भर अनकंफर्टेबल रखेगा। तो दोनों के बीच नतीजा पहले से तय था, या तो वांग हाओ मर जाएगा या वे खत्म हो जाएंगे। जब ऐसा ही था तो क्यों न वांग हाओ की खतरनाक मां के आने से पहले के समय का फायदा उठाकर चुपचाप वांग हाओ को खत्म कर दिया जाए और फिर कुछ भी न जानने का नाटक किया जाए। शायद वे उसे बेवकूफ़ भी बना सकते थे। ये बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था। इस बीच वहां मौजूद अलग अलग फोर्स के बड़े लोग अभी भी हैरान थे। साफ था कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि वांग हाओ की मां कौन थी। लेकिन वे सब एक बात समझ गए थे, ये वांग हाओ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे उकसाया जा सके। साथ ही उन्होंने अपने मन में ध्यान से सोचा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें वांग हाओ से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि कियू लेई बहुत उत्साहित था। ये निश्चित रूप से एक अचानक मिली खुशी थी। उसने शुरू में सिर्फ वांग हाओ के टैलेंट को महत्व दिया था, लेकिन कौन जानता था कि उसके पास अनजान राज भी हैं। लगता है मुझे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। कियू लेई ने गुवान शिनक्सियोंग की तरफ देखा। गुवान शिनक्सियोंग ने जो भी फैसला लिया वह उनकी स्काईफायर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट ने वांग हाओ को पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया तो भविष्य में उनकी स्काईफायर कंपनी को मिलने वाले फायदे निश्चित रूप से कुछ हद तक छीन लिए जाएंगे। लेकिन अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट वांग हाओ से डील करता है तो इससे स्काईफायर कंपनी के फायदे प्रभावित होंगे और वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मिंग चेन स्टार चेन युआन लिटरेचर नेटवर्क लाइट ड्रैगन स्पेसशिप। वीडियो में वांग हाओ को तलवार लेकर घोड़े पर सवार एक खूबसूरत लड़की को गले लगाते और बेजोड़ दबदबे वाला लुक दिखाते हुए देखने के बाद कियान वानयांग और चेन याओ ने चाहा कि वे वहीं उसकी पूजा कर सकें। हे भगवान, बॉस सच में बहुत चमक रहा है, कियान वानयांग ने प्यार भरी नज़रों से कहा। चेन याओ ने बार बार सिर हिलाया। दो महान फेडरेशन के 5 मिलियन एली जूनियर्स बॉस के खेल में फंस गए, गोल गोल घूम रहे थे और बिना कुछ दिखाए ही बाहर हो गए। कितना दुखद और अफसोसनाक है। लिंगलिंग, जो पास में थी, आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। इस परेशान करने वाले बॉस के पीछे उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी, लेकिन चूंकि उसका शरीर वांग हाओ का था इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही वांग हाओ याओ बीस्ट्स के साथ इलाके में आगे बढ़ा, सिर्फ 5 लाख कंटेस्टेंट बचे जो बाहर होने से बच गए। उसी समय वांग हाओ का स्कोर डरावने 1 मिलियन पॉइंट्स तक पहुंच गया, जिससे वह पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर रहने वाले ली यूनयान से 95 लाख पॉइंट्स ज्यादा। कोई भी उसकी जगह नहीं हिला सकता था। माई मिंग मैंग शर्माते हुए वांग हाओ की बाहों में झुक गई और बोली, वांग हाओ गेगे, जब हमारे पास पॉइंट्स हैं तो चलो वापस चलते हैं। वापस नहीं जा रहे। वांग हाओ ने एक भान उठाए, अगर हम वापस जाते हैं तो क्या मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? माई मिंग मैंग का सुंदर चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे खून टपकने वाला है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग हाओ इतना साफ और साफ साफ बोलेगा। वांग हाओ ने माई मिंगमैन के छोटे कान पर काटा और फुसफुसाया, कैसा रहेगा अगर हम अभी वापस चलें और तुम आज रात मुझे ढूंढने आओ। जब माई मिंगमैन का कान काटा गया तो उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे उसे कट लगा हो। उसने तुरंत सारी ताकत खो दी और वांग हाओ की बाहों में पिघल गई। माई मिंगमैन बोलने में बहुत शर्मा रही थी। तभी रेफरी मानवेन की आवाज़ अचानक गूंजी, कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है, सभी कंटेस्टेंट को तुरंत वापस लौटना होगा। अगले ही सेकंड वांग हाओ और माई मिंगमैन के चारों ओर एक हल्की रोशनी चमकी और वे आसमान में ऊपर उठ गए।
ये देखकर यूनिकॉर्न अचानक तेजी से निकला, एक वाइट लाइट में बदल गया और तेजी से उनका पीछा किया। पलक झपकते ही अपने पीछे भाग रहे हजारों याओ बीस्ट्स को पीछे छोड़ दिया। जब वांग हाओ और माई मिंग मेंग वापस आए तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कई गुस्से वाली नजरें उन पर टिकी हैं। वांग हाओ गेगे, ये लोग। माई मिंग मेंग वांग हाओ की बाहों में और सिकुड़ गई, डरी हुई लग रही थी। ये सीन देखकर उनके आसपास के सभी मर्दों के चेहरे पर जलन और नफरत के भाव थे। उन्होंने पूरी लगन से तैयारी की थी, ये सोचकर कि वे इस कंपटीशन में अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि कंपटीशन शुरू होने के ठीक एक दिन बाद वांग हाओ के बुलाए गए जानवरों के झुंड ने उनका पीछा किया और आखिर में उन्हें उस बेशर्म बदमाश वांग हाओ के सामने झुकना पड़ा। और जबकि उनका गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी, वह बदमाश वांग हाओ असल में एक सुंदरी को गले लगा रहा था, पूरी तरह से रिलैक्स और आराम से दिख रहा था। क्या यह आग में घी डालने और उनके गुस्से को और भी ज्यादा नहीं बढ़ा देगा? वांग हाओ मासूम लग रहा था। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम पूछ रहे हो कि हम तुम्हें किस लिए घूर रहे हैं? वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। क्या तुम अभी उन्हें लात मारते और उनसे पैसे ऐंठते समय बहुत घमंडी नहीं थे? तुम अब यह मासूम सा भाव क्यों बना रहे हो? माई मिंग मैंग ने हिम्मत जुटाई, वांग हाओ के सामने खड़ी हुई और डरते हुए कहा, वांग हाओ गेगे को मत मारो। जैसे ही उसने कहा, वे गुस्से वाली नजरें दुख भरी नजरों में बदल गईं। एक आदमी इतना बेशर्म क्यों होगा जिसका कोई दोस्त नहीं है, फिर भी एक औरत उसका बचाव करेगी? स्वर्ग सच में अंधा होगा। वांग हाओ ने आह भरी, असल में मुझे ढूंढना बेकार है। तुम्हें असली गुनहगार को ढूंढना चाहिए। गुनहगार है ना तुम? आसपास की भीड़ दांत पीसते हुए वांग हाओ को घूर रही थी, उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। वांग हाओ ने इन लोगों को नफरत भरी नजरों से देखा। क्या तुम सब बेवकूफ हो? अगर मैं बहुत बढ़िया भी होता तो भी इतने सारे याओ बीस्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस कंपटीशन में एक मॉन्स्टर कंट्रोलर भी है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर तुरंत शोर मचाने लगे। वांग हाओ सही कह रहा है, वह जरूर मॉन्स्टर कंट्रोलर ही होगा। क्या मॉन्स्टर कंट्रोलर 1000 साल से दिखे नहीं हैं? मैं याओटियन फेडरेशन का आदमी हूं और हमारे याओटियन फेडरेशन का गुओ युक्सुआन एक मॉन्स्टर कंट्रोलर है। हे भगवान, सच में एक मॉन्स्टर कंट्रोलर है। अगर सच में कोई मॉन्स्टर कंट्रोलर है तो जानवरों की अचानक बाढ़ आने का मतलब समझ में आता है। तो गुओ युक्सुआन ने याओ जानवरों को कंट्रोल करके वांग हाओ के लिए मुसीबत खड़ी की और वांग हाओ भाग गया, जिससे ये सब हुआ। अब जब तुमने ये कहा तो मुझे लगता है कि वांग हाओ सच में पीड़ित हो सकता है। पीड़ित? बकवास, वह पीड़ित से फायदेमंद बन गया। धत्तेरे की, हम सब पीड़ित थे तो वांग हाओ को ही फायदे और गोद में एक खूबसूरत लड़की क्यों मिली? ईर्ष्या करने से क्या फायदा? क्या तुम उसे हरा सकते हो? हम उसे पक्का नहीं हरा सकते और वह लड़का हमेशा से ही मनमानी करता रहा है। कौन जानता है कि वह हमसे निपटने के लिए क्या करेगा? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज ये गुस्सा निकालना ही होगा। क्योंकि हम वांग हाओ को नहीं हरा सकते तो चलो गुओ युक्सुआन को ढूंढते हैं। हाँ, अगर वह घमंडी बच्चा न होता तो हम बाहर नहीं होते। सब लोग, चलो उस बच्चे गुओ युक्सुआन को मारते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के होंठ हल्के से मुड़े। क्या उसे सच में लगा कि पिछली बार भाग जाने का मतलब था कि सब ठीक हो गया? अगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय रेफरी मैनवेन पास आईं। वह सच में बता नहीं सकती थी कि उन्हें कैसा लग रहा था। मुकाबला असल में 3 दिनों के लिए तय था, लेकिन वांग हाओ की वजह से ये 2 दिन से भी कम समय में खत्म हो गया। इसके अलावा बेवजह की मौतों को रोकने के लिए बड़े अधिकारियों ने सीधे मुकाबले को खत्म करने का फैसला किया। वांग हाओ, बड़े अधिकारियों ने आदेश दिया है। तुमने इस मुकाबले में पहला स्थान जीता है और तुम्हें डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म का अधिकार मिला है। रेफरी मैनवेन ने गंभीरता से कहा, हालांकि ये मुकाबला जूनियर्स की असली लड़ने की ताकत को टेस्ट करने में नाकाम रहा, इसलिए इसे फिर से आयोजित किया जाएगा। पहले नंबर पर जीतने वाले के तौर पर आपको हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होगी। माई मिंग मैंग ने वांग हाओ को खाली नजर से देखा। हालांकि वांग हाओ पहले नंबर पर जीता था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि बड़े अधिकारियों के पास उसके साथ कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सीधे उसे इनाम दिया और उसे घर जाकर परेशानी खड़ी न करने को कहा। वे उसे अगले गेम में शामिल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये तो लगभग ऐसा मामला था कि अगर वे उसे भड़का नहीं सकते तो कम से कम उससे बच तो सकते हैं। रेफरी मैनवेन अपने दिल में वांग हाओ से बहुत इम्प्रेस थी। 2 बड़े फेडरेशन के बड़े नेताओं को इतना परेशान करना कि वे पागल हो जाएं और उन्हें इतना अजीब फैसला लेने पर मजबूर करना, ये सच में पहले कभी नहीं हुआ था। वांग हाओ ने सिर हिलाया और नेक अंदाज में कहा, मैं वांग हाओ ईमानदारी से जीता हूं और बिल्कुल भी गलत तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मुझे अगली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और अपनी ताकत से दुनिया को दिखाना है कि मैं एक आसमान और ज़मीन पर खड़ा होने वाला आदमी हूँ। दुनिया मेरे लिए पागल हो जाए। रेफरी मैनवेन का मुंह टेढ़ा हो गया। क्या इस आदमी में कोई शर्म है? ईमानदारी से जीना और आसमान और ज़मीन पर खड़ा होने वाला आदमी होना। अगर वह ये बात ज़ोर से कहेगा तो लोग हंसेंगे नहीं क्या? हालांकि दुनिया को उसके लिए पागल करना सही था। उसने कभी किसी को ऐसा पागलपन भरा कदम उठाते नहीं देखा था। ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ लाखों याओबीस थे। अगर कोई लापरवाह होता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। रेफरी मैनवेन ने गहरी सांस ली। वांग हाओ, बड़े अधिकारियों ने पहले ही बोल दिया है। तुम चाहे आसमान टूट जाए तब तक बहस करो, तुम हिस्सा नहीं ले सकते। वांग हाओ ने लाचारी से आह भरी। उसने कुछ और पाप पॉइंट्स जमा करने का प्लान बनाया था, लेकिन यह आखिरी नतीजा था जो बहुत निराशाजनक था। उसने पहले डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म करवाने का फैसला किया और फिर वापस जाकर उन अमीर बच्चों को ढूंढने का। मिंग चेनिक सिंह। शियांग शियांग लिटिल वाइट को गोद में लिए बाहर निकली। उसके हाथ में एक डंडी पर कैंडी वाला हॉक था जिसे वह नशे में चूर होकर खा रही थी। जब लिटिल वाइट ने वांग हाओ को देखा तो वह तुरंत शियांग शियांग की गोद से कूदकर वांग हाओ के कंधे पर चढ़ गया और उसे दुखी होकर देखने लगा। वांग हाओ ने सिर हिलाया। उसे बिना सोचे ही पता चल गया था कि शियांग शियांग ने फिर से लिटिल वाइट की सारी गाजरें खा ली हैं। वांग हाओ, ये बेबी बनी भूखा है। लिटिल वाइट ने वांग हाओ के गाल को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शियांग शियांग ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और कैंडी वाला हॉक लिटिल वाइट को दिया। लिटिल वाइट, तुमने अभी कहा था कि तुम नहीं खाओगे, अब फिर से भूख क्यों लग गई? वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। वह इस छोटी सी पेटू से पहले ही परेशान था। जब से लिटिल वाइट उसके साथ आया था उसने सिर्फ सिस्टम से मिली गाजरें ही खाई थीं। वह दूसरी चीज़ों को देख भी नहीं सकता था। वह शियांग शियांग जैसी पेटू से कैसे मुकाबला कर सकता था जो कुछ भी खा सकती थी? ईक ईक, यूनिकॉर्न ने जोर से आवाज़ निकाली और तेजी से वांग हाओ के सामने आ गया। अपने सिर से उसे धक्का देने लगा जैसे उसे बिना किसी वजह के पीछे छोड़ने के लिए उसे दोष दे रहा हो। यूनिकॉर्न। शियांग शियांग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत खुशी से यूनिकॉर्न की गर्दन को गले लगा लिया। हैरानी की बात है कि यूनिकॉर्न ने शियांग शियांग पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और शियांग शियांग के छोटे से चेहरे को चाटा। हे, गुदगुदी हो रही है। शियांग शियांग हंसी। यह क्या हो रहा है? माई मिंग मैंग ने हैरानी से शियांग शियांग को देखा। जब वह अभी यूनिकॉर्न पर बैठी थी तो उसे साफ तौर पर यूनिकॉर्न की नाराज़गी महसूस हो रही थी। लेकिन अब शियांग शियांग पहली बार यूनिकॉर्न को देख रही थी और वे इतने करीब थे। क्या कुछ गड़बड़ थी? मैनवेन ने भी हैरानी से शियांग शियांग को देखा। उसकी समझ के अनुसार यूनिकॉर्न का स्वभाव घमंडी होता है और वे कभी भी अपनी मर्जी से इंसानों के करीब नहीं आते। लेकिन अब न सिर्फ वह वांग हाओ के काबू में था बल्कि वह एक छोटी लड़की के साथ इतना प्यार भी दिखा रहा था। इसका क्या मतलब था? वांग हाओ ने लिटिल वाइट के पेट पर हाथ फेरा और पाया कि वह बिल्कुल भी गोल नहीं था। उसने दुखी मन से लिटिल वाइट को कुछ गाजरें दीं। लिटिल वाइट ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाए और गाजर चट कर गया। वह सच में भूखा लग रहा था। दहाड़। तभी अचानक आसमान से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। वांग हाओ और बाकी लोगों ने ऊपर देखा और एक पूर्वी ड्रैगन को देखा जो लगभग 500 मीटर बड़ा था, सिर और पूंछ हिलाते हुए तेजी से आसमान से नीचे आ रहा था। ड्रैगन। लिटिल वाइट इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से गाजर अपने मुंह में ठूंसी और फिर शियांग शियांग की बाहों में भाग गया। वांग हाओ हैरान रह गया। ये छोटा सा जीव उसकी बाहों में नहीं छिपा बल्कि शियांग शियांग के पास भागा। इस समय मौजूद सभी प्रतियोगी आसमान में दिव्य ड्रैगन को ईर्ष्या से देख रहे थे। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन का दिव्य ड्रैगन है। हाँ वही। मैंने सुना है कि दिव्य ड्रैगन मार्शल सेंट लेवल तक पहुंच गया है और बहुत शक्तिशाली है। ये सच है। दिव्य ड्रैगन की ताकत इंसानी मार्शल सेंट से ज़्यादा है। मैंने सुना है कि ये 2 इंसानी मार्शल सेंट से लड़ सकता है। इस दिव्य ड्रैगन को पहले किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने वश में किया था। बाद में उस शक्तिशाली व्यक्ति की उम्र खत्म हो गई, लेकिन दिव्य ड्रैगन उस सीनियर के परिवार की रक्षा कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, वांग हाओ को ऐसे ही दिव्य ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म कैसे मिल गया? नहीं हो सकता। वांग हाओ को किसने बताया कि उसके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं? इस बार पहला स्थान पक्का उसी का है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्रतियोगिता फिर से शुरू होने वाली है ना। हिस्सा लेने का क्या फ़ायदा? दिव्य ड्रैगन ब्लड तो थोड़ा ही है। वांग हाओ इसे अभी एक बार इस्तेमाल करेगा और एडल्ट ग्रुप बाद में एक बार इस्तेमाल करेगा। जब हमारी बारी आएगी तो कितनी एनर्जी बचेगी? भाई, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह पहला स्थान पक्का तुम्हारा नहीं होगा। ये सच है। इस बार वांग हाओ के अलावा 2 और मॉन्स्टर भी हैं, ऐसे जीव जिनसे आम लोग निपट नहीं सकते। एक इंटरस्टेलर फेडरेशन का ली यूनयांग है और दूसरा याओटियन फेडरेशन का गुओ युक्सुआन है।
ये ली यूनियांग पिछली बार पकड़ा गया था और भले ही उस बड़े आदमी ने उसे बहुत परेशान किया, उसने अपनी ताकत जाहिर नहीं की। वह सच में कोई आम इंसान नहीं है। पिछली बार जो हुआ उसी वजह से ली यूनियांग ने खास तौर पर याओटियन फेडरेशन के कंटेस्टेंट को निशाना बनाया और वह बहुत बेरहम था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम वांग हाओ हो? डिवाइन ड्रैगन की गहरी आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में लाल चमक आए और उसने सीधे वांग हाओ को घूरा। मानवेन आगे बढ़ा, सम्मान से झुका और कहा, भगवान डिवाइन ड्रैगन, यह इस बार यूथ ग्रुप कंपटीशन का पहला विजेता है। कृपया इसे डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म प्रदान करें। गर्जना। डिवाइन ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाए। उसके मुंह में भयानक एनर्जी वाली सुनहरी खून की एक बूंद धीरे धीरे बनी। उसी समय एक बहुत बड़ा दबाव फैल गया। कितना भयानक दबाव है! सिर्फ खून की इस बूंद से निकलने वाला दबाव एक मार्शल किंग के पूरे हमले से कम नहीं है। वांग हाओ ने माथे पर शिकन डाली, यह महसूस करते हुए कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। छोटे लड़के, डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म थोड़ा दर्दनाक होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सह लोगे। डिवाइन ड्रैगन के होंठों पर मुस्कान आए और उसने खून को तेजी से वांग हाओ की ओर भेजा। दर्दनाक! वांग हाओ चिल्लाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये दर्दनाक है तो मुझे यह नहीं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद हर कोई इस बदमाश वांग हाओ को जान से मार देना चाहता था। वे बहुत जलन महसूस कर रहे थे, लेकिन ये लड़का सच में कह रहा था कि उसे यह नहीं चाहिए क्योंकि ये दर्दनाक है। यह अंतर उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। नहीं चाहिए। डिवाइन ड्रैगन हंसा, ऐसा नहीं चलेगा। किसी ने खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें डिवाइन ड्रैगन ब्लड से बपतिस्मा दिया जाए, और जितना ज्यादा अच्छे से हो उतना बेहतर। अगले ही सेकंड में गोल्डन एसेंस ब्लड बॉल ने तुरंत वांग हाओ को घेर लिया। एक बहुत गर्म ऑरा तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। बूम! जैसे ही डिवाइन ड्रैगन ब्लड वांग हाओ के शरीर में मिला, एक भयानक, लगभग हिंसक एनर्जी अचानक फट गई। वांग हाओ का शरीर अचानक कांपने लगा। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर का खून तेजी से उबल रहा है, जैसे कोई भयंकर आग उसके शरीर को जला रही हो। उसी समय एक ऐसा दर्द उसके दिमाग और नसों में दौड़ गया जिसे बताया नहीं जा सकता था, जैसे उसके पूरे शरीर को 1000 बार काटा जा रहा हो। वांग हाओ ने कसम खाई कि उसने पहले कभी इस तरह का दर्द महसूस नहीं किया था और न ही उसने कभी सोचा था कि उसे इस तरह का दर्द होगा। वांग हाओ ने एक दर्दनाक चीख निकाली और डिवाइन ड्रैगन ब्लड को सोखने और अपने गोल्डन शरीर को बनाने के लिए जल्दी से मार्शल हेवन डेमन आर्ट का इस्तेमाल किया। वांग हाओ की बुरी हालत देखकर आसपास के सभी कंटेस्टेंट को ऐसा लगा जैसे उन्होंने जून के महीने में स्प्राइट पी ली हो। ये बहुत ताज़ा और मज़ेदार था। वांग हाओ को इतना दुखी देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। ये सही है। हालांकि मुझे पता है कि बाद में वांग हाओ की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मैं खुश हूं कि अभी वह दर्द में है। एक गुनहगार। वांग हाओ को पहले ही सज़ा मिल चुकी है। अब हमें दूसरे गुनहगार को ढूंढना चाहिए। ये सही है। अगर गुओ युक्सुआन नहीं होता तो हम बाहर नहीं होते। लानत है, अगर तुम्हें वांग हाओ से पंगा लेना था तो वांग हाओ से पंगा लेते। लेकिन आखिर में तुमने हमें भी इसमें घसीट लिया। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय गुओ युक्सुआन बहुत उदास महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बार बार 1000 घास के घोड़े दौड़ रहे हों। वह साफ तौर पर कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन आखिर में इसका इल्ज़ाम उसी पर लगाया गया और वह इतने सारे डेमन बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ठीक है, वह साफ तौर पर खेती कर रहा था, लेकिन आखिर में इसका इल्ज़ाम उसी पर लगना था और वह इतने सारे दानव जानवरों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ठीक है, क्या इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है? हालांकि इन बेवकूफ़ लोगों का सामना करते हुए वह सिर्फ कुछ समय के लिए उनसे बचने का रास्ता चुन सकता था। जब मुकाबला फिर से शुरू होगा तो वह एक एक करके उनसे हिसाब बराबर करेगा और उन्हें दूसरों के साथ गलत करने के नतीजे समझाएगा। मिंग चेनिक सिंह, चेन युआन गुना वेन, जू गुना नैट। वांग हाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, क्योंकि ड्रैगन के खून से निकलने वाली एनर्जी लगातार उसके अंगों और हड्डियों में जा रही थी। बैंग बैंग! इसके तुरंत बाद वांग हाओ के शरीर के अंदर दबी हुई आवाज़ें जोर से गूंजने लगीं और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसके अंगों और हड्डियों से एक ऐसा दर्द फैल रहा था जिसे बताया नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा कंकाल टूट रहा हो और उसका मांस फट रहा हो। हालांकि वांग हाओ साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि भले ही यह एनर्जी उसकी हड्डियों को फाड़ रही थी, लेकिन जब ये दरारों में मिल रही थी तो ये हड्डियों को पूरी तरह से ठीक भी कर रही थी। हालांकि यह एहसास काफ़ी अजीब था। वांग हाओ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। हवा में दिव्य ड्रैगन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आह भरी, इस बच्चे की प्रतिभा सच में डरावनी है, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति में अभी भी सुधार की ज़रूरत है। वह इतने से दर्द में ही ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मर रहा हो। मैन वेन ने अजीब सी मुस्कान दी। क्या इस दर्द को थोड़ा सा कहा जा सकता है?
उसने सुना था कि उस समय के टाउन मार्शल वांग तियानई को छोड़कर बाकी सभी लोग जिन्होंने ड्रैगन के खून का बपतिस्मा लिया था वे शुरुआत में ही दर्द से बेहोश हो गए थे। ये बात कि वांग हाओ सिर्फ चिल्ला रहा था और अभी बेहोश नहीं हुआ था, ये पहले से ही काफी प्रभावशाली था, है ना? दिव्य ड्रैगन ने अचानक हैरानी से वांग हाओ को देखा। वांग हाओ की एसेंस ब्लड को सोखने की स्पीड बढ़ गई थी और उसका शरीर साफ तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। इसके अलावा जिस बात ने दिव्य ड्रैगन को सबसे ज्यादा अविश्वसनीय महसूस कराया वह ये थी कि वांग हाओ ने सिर्फ एसेंस ब्लड से एसेंस को सोखा था। जहां तक दूसरी एनर्जी की बात है, भले ही वे बहुत शक्तिशाली थी, उसने उन्हें सोखा नहीं। दिलचस्प। दिव्य ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एसेंस ब्लड की एक और बूंद बनाई जो वांग हाओ पर गिरी। तभी वांग हाओ ने एक और दर्दनाक चीख मारी और मन ही मन चाहा कि वह इस दिव्य ड्रैगन को जान से मार दे। क्या ये दिव्य ड्रैगन अंधा है? क्या इसने नहीं देखा कि वह बहुत दर्द में था? यह एक और बूंद क्या है? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में जलन भर गई। दूसरों के लिए ड्रैगन के खून के बपतिस्मा की एक बूंद मिलना भी स्वर्ग से मिला मौका था, लेकिन वांग हाओ को एक साथ ड्रैगन के खून के बपतिस्मा की 2 बूंदें मिल रही थीं। अगर वांग हाओ अपनी साधना पूरी कर लेता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती। भीड़ में खड़े ली यूनयान के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। उसकी लड़ने की शक्ति पहले से ही वांग हाओ से कम थी और अब जब वांग हाओ को ड्रैगन के खून के बपतिस्मा की 2 बूंदें मिल गई थीं तो इससे उनके बीच का फासला और भी बढ़ जाएगा। वांग हाओ, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ली यूनयांग ने अपने दिल में पक्का इरादा किया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। दिव्य ड्रैगन अचानक रुका, उसकी नज़र ली यूनयांग पर पड़ी। वह एक दिव्य जानवर था, स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों को महसूस कर सकता था जो आम लोग नहीं कर सकते थे, जैसे कि अलौकिक भाग्य। वह उसका हल्का सा निशान महसूस कर सकता था और ठीक उसी पल उसने साफ तौर पर महसूस किया कि ली यूनयांग का भाग्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यह जवान लड़का बहुत शक्तिशाली है, उस वांग तियानई नाम के लड़के से भी ज्यादा शक्तिशाली। दिव्य ड्रैगन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, सोच में डूबा हुआ। तभी जिया वेई दिव्य ड्रैगन के सामने आई, एक बड़ी कांच की बोतल निकाली और विनम्रता से बोली, नमस्ते दादा ड्रैगन। दिव्य ड्रैगन की पलकें फड़की, उसे इस हिंसक छोटी लोली से एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कुछ समय पहले जिया डोंगशेंग जिया वेई को उसके पास ड्रैगन के खून के बपतिस्मा के लिए लाए थे। नतीजतन इसका इस्तेमाल करने के बाद इस हिंसक छोटी लोली ने असल में कुछ ले जाने की मांग की। आखिर में जिया डोंगशेंग ने जबरदस्ती उससे 10 बूंदें असली खून निकलवा लिया, जिससे उसकी साधना को काफी नुकसान हुआ और वह सुस्त पड़ गया। अब इस हिंसक छोटी लोली ने एक और कांच की बोतल निकाली। बिना सोचे समझे वह समझ गया कि वह फिर से कुछ ले जाना चाहती है। ये नज़ारा देखकर भीड़ से लगातार हैरानी की आवाज़ें आईं। यह जिया परिवार की छोटी राजकुमारी है। हाँ, इस लड़की का नाम जिया वेई है, जिया परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी दबंग है, सीधे दिव्य ड्रैगन का असली खून मांग रही है। ये सच में पहले कभी नहीं सुना गया। इकलौती वारिस, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी उससे शादी करेगा उसे जिया परिवार की सारी दौलत मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत जिया वेई का पीछा करना शुरू कर दूंगा। भाई, दिन में सपने देखना बंद करो। मैंने सुना है कि जिया वेई ने पहले ही वांग हाओ के साथ 3 जन्मों के प्यार की कसम खाई है। क्या फिर से वांग हाओ? क्या वांग हाओ के आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां नहीं हैं? फिर भी वह जिया परिवार के साथ क्यों उलझा हुआ है? मैंने सुना है कि जिया वेई ने खुद वांग हाओ का पीछा किया था, लेकिन वांग हाओ ने हमेशा मना कर दिया। नहीं, वांग हाओ इतना बेशर्म है, जिया वेई को उसमें क्या दिखता है? जिया परिवार दबंग है और वांग हाओ बेशर्म है। क्या वे एक परफेक्ट जोड़ी नहीं हैं? वे और कैसे एक परिवार बनेंगे? डॉट 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 डॉट। जिया वेई का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उसका जिया परिवार दबंग था तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता था? और वे और कैसे एक परिवार बनेंगे का क्या मतलब था? क्या दबंगई और बेशर्मी का कोई रिश्ता हो सकता है? दिव्य ड्रैगन ने एक उंगली बढ़ाई और जिया वेई के छोटे से सिर को छेड़ा। बेटी, तुम्हारे दादा ड्रैगन पिछले कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगन के खून की 2 बूंदें दे सकता हूँ। जिया वेई ने सिर हिलाया और 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, कम से कम 3 बूंदें, मेरे 3 दोस्त हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। दिव्य ड्रैगन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बूंदें दे सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे तीनों दोस्त इसका इस्तेमाल करें तो इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करो। जिया वेई ने इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। उसने पहले भी ड्रैगन ब्लड इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये 2 बूंदें जू कियानकिन और ले जुवान इस्तेमाल कर सकते थे।
उस समय वे तीनों अपने सारे पॉइंट्स माई मिंगमैन को दे देंगे ताकि माई मिंगमैन पहले स्थान पर आ सके और ड्रैगन ब्लड इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिव्य ड्रैगन ने राहत की सांस ली। शुक्र है, इस बार उसे सिर्फ 2 बूंदें चाहिए थीं। अगर उसने पिछली बार की तरह 10 बूंदें मांगी होती तो उसकी ड्रैगन जिंदगी पक्का इस हिंसक छोटी लोली के हाथों खत्म हो जाती। शिया वेईवेई को ड्रैगन ब्लड की 2 बूंदें देने के बाद दिव्य ड्रैगन तुरंत उड़ गया, ये दिखाते हुए कि वह एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिया वेईवेई के हाथ में दिव्य ड्रैगन का सार खून देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में जलन थी। लेकिन शिया वेईवेई के उन्हें घूरने के बाद सभी ने जानबूझकर अपनी नज़रें हटा लीं, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे शिया परिवार को नाराज कर देंगे। चेन याओ ने कियान वानयांग को खींचा और अपनी थोड़ी से इशारा किया, देखो क्या वह ली युनयांग नहीं है। कियान वानयांग ने ली युनयांग पर नज़र डाली और चुपचाप अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला। ट्रांसवेस्टाइट कुला को एक मैसेज भेजा, उसे जल्दी से आकर ली युनयांग को लुभाने के लिए कहा। चेन याओ ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम बताओ बॉस ली युनयांग को क्यों परेशान करता रहता है। कियान वानयांग ने एक पल सोचा, मुझे लगता है कि ली युनयांग के मिस ले जुवान के प्रति बुरे इरादे हैं। बॉस अपने ही घोंसले के पास घास खाने की कोशिश कर रहा है। चेन याओ ने उलझन में पूछा। कियान वानयांग ने कंधे उचकाए, वह खा रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई तुम्हारे घोंसले के पास घास खाए तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे। चेन याओ ने समझदारी से सिर हिलाया, फिर पूछा, तो फिर बॉस ने मिस ले जुबान पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। क्या वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। कियान वानयांग ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, बॉस ने एक बार कुछ ऐसा कहा था जिसे मैंने हमेशा क्लासिक माना है। उसने कहा था कि जब किसी औरत का पीछा करो तो उसे पाने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो, और जो तुम चाहते हो वह मिलने के बाद सिर्फ बेरहम होने के बारे में मत सोचो। अपने दिल का इस्तेमाल करे। चेन याओ पूरी तरह से हैरान था। वांग हाओ की बेशर्मी को देखते हुए लोग शायद मान लें कि वह अपनी किडनी इस्तेमाल करेगा, लेकिन अपना दिल? क्या उसे पक्का यकीन था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। कियान वानयांग ने एक भौं उठाए, बॉस ने कहा कि सिर्फ दिल से प्यार करके ही तुम दूसरे इंसान की सच्ची भावनाओं को वापस जीत सकते हो और तभी तुम और ज्यादा पोजीशन अनलॉक कर पाओगे। चेन याओ और कियान वानयांग ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे ही एक मतलब वाला भाव दिखाया। युवाओं की प्रतियोगिता जारी रही। अंधेरे जंगल में अचानक एक हल्की हवा चली और पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं। लेई जुबान, जिया वेईवेई, जू कियानकिन और माई मिंगमैन एक बड़े पेड़ पर खड़े होकर अपने आसपास देख रहे थे और एक सही टारगेट ढूंढ रहे थे। वेईवेई, क्या अब भी हमारे लिए बहुत देर नहीं हुई है। लेई जुबान ने थोड़ी चिंता से पूछा। असल में उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स माई मिंगमैन को देने का प्लान बनाया था ताकि वह पहले नंबर पर आकर डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म पा सके। लेकिन ली युनयांग और गो युक्सुआन जैसे 2 अजीब लोगों के आने से उन चारों के मिलकर भी उनके पॉइंट्स काफ़ी नहीं थे। समय कम होता जा रहा था, जिससे वे सच में परेशान हो रहे थे। जिया वेईवेई ने अपनी छोटी सी भौहें सिकुड़ी, अगर सच में बहुत देर हो गई है तो हम सिर्फ दादाजी लॉन्ग से ही पूछ सकते हैं। ज़ुकियानकिन ने मन ही मन 3 मिनट तक डिवाइन ड्रैगन के लिए दुख मनाया। इस छोटे से पूर्वज के निशाने पर आना डिवाइन ड्रैगन के लिए सच में 8 जन्मों की बदकिस्मती थी। हवा की सरसराहट। अचानक हवा के टूटने की आवाज़ आई। दूर से देखने पर उन्होंने ली युनयांग को जंगल में तेजी से जाते देखा। जिया वेईवेई की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, बाद में लेई जुबान ली युनयांग पर हमला करेगा। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं आगे बढ़कर उससे सीधे लड़ूंगी। कियानकिन साइड से मौका देखेगी। जहां तक मिंगमैन की बात है, तुम बेकार हो। ये सुनकर माई मिंगमैन, जो उम्मीद से भरी हुई थी, ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया। हालांकि वह एक जहर की मास्टर थी और अगर उसे काफ़ी समय मिलता तो वह सभी प्रतियोगियों को जहर देकर मार सकती थी, लेकिन वह सच में ली युनयांग के सामने बेकार थी, जिसने हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट की ट्रेनिंग ली थी और उसे जहर से डर नहीं लगता था। लेई जुबान को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, वेई ली युनयांग पहले से ही काफ़ी दुखी है, चलो उस पर हमला नहीं करते हैं। जिया वेईवेई ने लेई जुबान पर आंखें घुमाईं, उसका दुख वांग हाओ की वजह से है, इसमें हमारा क्या लेना देना। इसके अलावा ली युनयांग को किसने कहा था कि उसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हों। अगर हम बाहर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिंगमैन का क्या होगा। माई मिंगमैन ने अपना छोटा सा सिर बार बार हिलाया, ये बताते हुए कि यही सही वजह थी। लेई जुबान ने अपना सिर हिलाया और अपना रिवॉल्वर निकालकर तेजी से आगे बढ़ रहे ली युनयांग पर निशाना साधा। शश। जू कियानकिन ने लेई जुबान की बंदूक नीचे की। सुनो। तीनों लड़कियों ने भौहें से कुड़ी और तुरंत सतर्क हो गईं। गरज। अचानक बिना किसी चेतावनी के चारों दिशाओं से जोरदार गर्जनाएं गूंजीं। हवा के टूटने की तेज आवाजें घने जंगल में फैल गईं, जमीन थोड़ी कांपी और विशाल परछाई वाली आकृतियां तेजी से पास आईं। ये परछाई वाली आकृतियां जंगल से गुजरी, जिससे पेड़ों की कतारें गिर गईं।
अचानक हुए इस बदलाव से लेई जुबान और दूसरों के चेहरे के भाव बदल गए। वे साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि चारों दिशाओं से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा की लहरें उठ रही थीं। माई मिंगमैन चिल्लाए, यह क्या हो रहा है? लेई जुबान की पलकें फड़कीं। उसने देखा कि सैकड़ों विशाल सफ़ेद बंदर बाहर निकल रहे थे, आसमान की ओर गरज रहे थे। उनके विशाल शरीर हिंसा से भरे थे और वे बहुत खूंखार लग रहे थे। क्या वह वांग हाओ नाम का लड़का प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा था? जू कियानकिन ने अपने कनपटी को रगड़ा, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। उसने सोचा, ये प्रतियोगिता फिर से तो शुरू नहीं होगी, है ना? शिया वेईवेई ने उत्साह से माई मिंगमैन का छोटा हाथ पकड़ा, यह जरूर वह गो युक्सुआन नाम का दानव नियंत्रक होगा। वह ली युनयांग से पंगा लेने जा रहा है। ध्यान दो, जब दोनों को भारी नुकसान होगा तो हम मछुआरे होंगे जिन्हें फायदा होगा। गरज, सफ़ेद बंदरों का एक समूह गरजा, उनके विशाल शरीर सीटी बजाते हुए पास आ रहे थे। दूर से वे ली युनयांग की ओर आते हुए विशाल चट्टानों की तरह लग रहे थे। दानव नियंत्रक वाकई जबरदस्त होते हैं, लेकिन मैं, ली युनयांग, मिट्टी का बना नहीं हूं। ली युनयांग ने ठंडी नजरों से सफ़ेद बंदरों को देखा, उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक थी। गरज, हिंसक गर्जनाएं गूंजीं। सबसे आगे चार्ज कर रहे सफ़ेद बंदर ने अपना विशाल हाथ घुमाया और ली युनयांग पर एक भयानक ताकत से हमला किया। ली युनयांग का चेहरा गंभीर था। वह हल्के कदमों से चला, सफ़ेद बंदर के हमलों से बचते हुए, जरा भी विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब सबने ली युनयांग से एक अलौकिक भावना निकलते हुए देखा, जैसे कि वह हवा पर सवार होकर लौटना चाहता हो, तो उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। ये साफ था, ये जन्मजात फुटवर्क था। लेजुवान ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि वांग हाओ के लिए अब ली युनयांग को आसानी से हराना इतना आसान नहीं होगा। जू कियानकिन ने सिर हिलाया, ली युनयांग पहले वांग हाओ से इतनी जल्दी इसलिए हार गया था क्योंकि वांग हाओ के पैरों का अंदरूनी काम उसे डिफेंड करना नामुमकिन बनाता था। लेकिन अब जब ली युनयांग ने भी अंदरूनी काम सीख लिया है, तो वांग हाओ के लिए इतने कम समय में ली युनयांग को हराना शायद नामुमकिन है। माई मिंगमैन ने अपने गाल फुलाए, भाई वांग हाओ सबसे कमाल का है। जिया वेईवेई ने माई मिंगमैन के छोटे से सिर पर थपथपाया और गुस्से से कहा, तुम इस लड़की की मेन पार्टनर हो, तुम हर दिन उस बदबूदार आदमी वांग हाओ के बारे में कैसे सोच सकती हो? लेजुवान और जू कियानकिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इस लड़की को बचाया नहीं जा सकता था। एक हल्की हवा चली और जंगल के पत्ते हल्के से हिले। ली युनयांग तेजी से सफ़ेद बंदरों के झुंड में से गुजरते हुए पीछे की छवियों की लकीरों में बदल गया। उसके हाथ में बड़ी तलवार से खून की धारियां उभरी, साथ में दयनीय चीखें भी थीं। दूर एक बड़े पेड़ पर गो युक्सुआन हैरान रह गया। उसके सामने ये सीन बहुत जाना पहचाना था, ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसा वांग हाओ ने 2 दिन पहले किया था। गो युक्सुआन के होठों पर मुस्कान आ गई, भले ही तुम्हारा टैलेंट अजेय हो, मैं आसान नहीं हूं। थोड़ी देर बाद लड़ाई खत्म हो गई। ली युनयांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अपने पूरे शरीर पर तेज खुजली महसूस हुई, जैसे चींटियां उस पर रेंग रही हों। ली युनयांग को यह भी साफ महसूस हो रहा था कि ये चींटियां उसके शरीर के अंदर रेंग रही हैं। ये कैसे हो सकता है? ली युनयांग ने अपने कपड़े फाड़े और देखा, लेकिन उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। हाँ, ली युनयांग, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। गो युक्सुआन हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकला, इन शैतान सफ़ेद बंदरों पर एक तरह का पिस्सू है जो नंगी आंखों से नहीं दिखता। जब तुम सफ़ेद बंदरों को मार दोगे तो वे नए घर ढूंढेंगे। क्योंकि तुम उनके सबसे करीबी जीव थे, इसलिए इन पिस्सुओं ने तुम पर घर बना लिया है। पिस्सू, ली युनयांग ने भौहें चढ़ाईं। उसके पूरे शरीर की असली एनर्जी बाहर निकल आई। वह असली एनर्जी के अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करके इन पिस्सुओं को मारने की कोशिश कर रहा था। गो युक्सुआन ने सिर हिलाया और हंसा, ली युनयांग, तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिस्सू तुम्हारे मेरिडियन में पैरासाइटिक हैं। जब तक तुम्हारा खून ठंडा नहीं हो जाता, वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तुम बेशर्म हो। ली युनयांग गुस्से में था। उसे ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल करने वाले लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत थी, खासकर उनसे जो परछाई से हमला करते थे, वे पूरी तरह से घटिया थे। गो युक्सुआन ने गंभीरता से कहा, मैं बिल्कुल भी बेशर्म नहीं हूं। मैं बस अपने आसपास मौजूद सभी रिसोर्स का इस्तेमाल करना जानता हूं। फफ्ट, ली युनयांग ने मुंह में ताज़ा खून थूका। उसका ऑरा तुरंत कमज़ोर हो गया और उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह बड़ी तलवार पकड़ सके। गो युक्सुआन माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। इन पिस्सुओं को असली एनर्जी से नहीं भगाया जा सकता। जब वे असली एनर्जी के संपर्क में आते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं और कुछ अजीब हरकतें करते हैं, जैसे तुम्हारे मेरिडियन को नुकसान पहुंचाना, जिससे तुम्हारे पास लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। तुम, ली युनयांग गुस्से में था। गो युक्सुआन ने ली युनयांग के चिल्लाने को नज़रअंदाज करते हुए खूबसूरती से मुस्कुराया। वह आगे बढ़ा और ली युनयांग के शरीर पर लगे पॉइंट्स को पकड़ लिया।
उसी समय गो युक्सुआन ने भी जबरदस्ती ली युनयान के मुंह में एक लाल दवा वाली जड़ी बूटी ठूंस दी। तुमने मुझे क्या खिला दिया? ली युनयान का चेहरा लाल हो गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट फटने वाला हो। गो युक्सुआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह एक अच्छी चीज़ है जो ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के उन कंटेस्टेंट्स ने, जिन्हें तुमने हराया था, मुझसे तुम्हारे लिए तैयार करने को कहा था। इसे हैप्पी ग्रास कहते हैं। हैप्पी ग्रास। ली युनयान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने इस जड़ी बूटी के बारे में सुना था। ये कामोत्तेजक दवाओं में मुख्य सामग्री थी। हालांकि इसका असर कामोत्तेजक जितना तेज नहीं था, लेकिन नतीजा वही था। अगर उसने इसे समय पर बाहर नहीं निकाला तो वह गर्मी से जरूर मर जाएगा। गो युक्सुआन ने सिर हिलाया और आह भरी। ली युनयान, सब कहते हैं कि भविष्य में फिर से मिलने के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने हमलों में इतना बेरहम होना था, जिससे सब नाखुश हो गए। ये कर्मों का फल है। ली युनयान के शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसके सीने में आग का एक गोला जल रहा था। वूश वूश। जैसे ही गो युक्सुआन इतरा रहा था, हवा में कुछ टूटने की आवाज आई। सोचने का समय न मिलने पर गो युक्सुआन ने अपने पैर मोड़े और एक गोली उसके गाल के पास से गुजरी। तुरंत खून बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि गो युक्सुआन कुछ रिएक्ट कर पाता, शिया वेइवेई पहले ही उसके सामने आ गई थी। उसकी बड़ी तलवार पहाड़ की ताकत से उस पर आ रही थी। हे भगवान! गो युक्सुआन ने गाली दी और दुश्मन का सामना करने के लिए अपनी लंबी तलवार निकाली। क्लैंग! दोनों तलवारें टकराईं, हर जगह चिंगारियां उड़ी और जंगल में एक तीखी आवाज गूंजी। गो युक्सुआन का चेहरा एकदम बदल गया। उसका हाथ जोर से कांप रहा था, जैसे उस पर हमला करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बड़ा पहाड़ हो। बैंग! पल भर में गो युक्सुआन हार गया और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। लेकिन जैसे ही गो युक्सुआन उड़ते हुए मौके का फायदा उठाकर जल्दी से निकलने वाला था, उसके दिल में एक बार फिर ठंडक दौड़ गई। रुको! गो युक्सुआन ने बार बार चिल्लाया, मैं सरेंडर करता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, ठंडक तुरंत गायब हो गई, जैसे वह कभी आई ही ना हो। जमीन पर उतरकर गो युक्सुआन ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी नरक के दरवाजे से गुजरा हो। लगातार भयानक हमलों ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं दिया। ईमानदारी से अपने पॉइंट्स दे दो। शिया वेइवेई अपनी बड़ी तलवार लिए गो युक्सुआन के सामने आए। गो युक्सुआन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और आज्ञाकारी होकर अपने पॉइंट्स दे दिए। सच कहूं तो वह उन्हें देना नहीं चाहता था, लेकिन वह एक बीस्ट कंट्रोलर था और अपने जानवर के बिना, जो उसकी रक्षा करता, उसकी लड़ने की शक्ति कम से कम 60% कम हो गई थी। इसके अलावा उस पर हमला करने वाले लोग भी कोई आम लोग नहीं थे, इसलिए आज्ञा मानने के अलावा उसके पास सच में कोई और चारा नहीं था। क्योंकि तुम इतने आज्ञाकारी हो, हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। तुम जा सकते हो। शिया वेइवेई ने अपना हाथ हिलाया, मुड़ी और अपनी बड़ी तलवार लेकर चली गई। गो युक्सुआन पूरी तरह से हैरान था। क्या उसे शिया वेइवेई को धन्यवाद देना चाहिए या उससे नफरत करनी चाहिए? मुकाबला लगभग खत्म हो गया था। अगर वह मुकाबला जारी भी रखता तो उसे पॉइंट्स कहाँ से मिलते? हालांकि जब गो युक्सुआन ने अपना सिर घुमाया और ली युनयान को लाल आंखों के साथ देखा, तो उसका मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। कम से कम उसने ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के छोटे दोस्तों को बदला लेने में मदद तो की थी। इसके अलावा उसकी हैसियत के हिसाब से वापस लौटने के बाद डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आखिरकार एक से ज्यादा डिवाइन ड्रैगन थे और ग्लोरियस हेवन फेडरेशन में भी एक था। इस समय ली युनयांग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीधे अपना ट्रांसफर ब्रेसलेट एक्टिवेट कर दिया। जब ली युनयांग वापस लौटा तो एक शर्मीली छोटी लड़की उसके सामने आई। ली युनयांग ने उसे जल्दी से रोका, मिस कृपया रुकिए। मुझे हैप्पी ग्रास से जहर दिया गया है। मुझे कंट्रोल खोने से बचाने के लिए आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। छोटी लड़की शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, मेरा नाम कुकला है और मैं मेडिकल स्टाफ की सदस्य हूँ। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। चिंता मत करो, मैं बस अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी। ली युनयांग ने कुकला के गुलाबी छोटे चेहरे को देखा। उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं। उसके अंदर की आवाज़ ने उससे कहा कि उसे मना कर देना चाहिए, लेकिन उसके शरीर ने उससे कहा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर से चेन याओ मुस्कुराया और पूछा, कियान वानयांग, तुमने कुकला का नाम कब बदला? कियान वानयांग कांप गया। ये नाम उसने खुद अपनी मर्जी से बदला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और उसने ये भी कहा कि वह ली युनयांग की बहुत तारीफ करता है। हे भगवान! चेन याओ भी कांप गया। लगता है इस बार ली युनयांग की हालत खराब होने वाली है। वह ठीक होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उन्हें खुशी की शुभकामनाएं देनी चाहिए। कियान वानयांग ने देखा कि कुकला जबरदस्ती ली युनयांग को ले जा रहा है। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि ली युनयांग इस सदमे से उबर जाए, नहीं तो भविष्य में उनका बहुत सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, चेन याओ जोर से कांप गया। वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि वह आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
सीमा रेखा। अंधेरे ब्रह्मांड में समय समय पर आग की लपटें चमक रही थीं। 3 बहुत बड़े स्पेसशिप धीरे धीरे पास आ रहे थे, जबकि इंटरस्टेलर फेडरेशन का सबसे बड़ा युद्धपोत वेलिएंट उनके आकार का 1/3 से भी कम था। जहां तक फायर पावर कॉन्फ़िगरेशन की बात थी, वह तो और भी अलग लेवल का था। ये डार्क एल्फ जाति का बख्तरबंद करियर था, जो वेलिएंट युद्धपोत से एक लेवल ऊपर था। हालांकि इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए दोनों प्रमुख फेडरेशन की गठबंधन सेनाओं ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया, फिर भी बख्तरबंद करियर पर जवाबी हमला करने के लिए बाजरा और राइफलों का इस्तेमाल कर रही थीं। एक वेलिएंट युद्धपोत में गुवान यिंगजी ने शांति से बख्तरबंद करियर को देखा और धीरे से कहा, मेरा आदेश आगे बढ़ाओ, सभी फायर पावर को बख्तरबंद करियर के पिछले हिस्से पर हमला करने के लिए केंद्रित करो। वह एनर्जी शील्ड का कमजोर बिंदु होना चाहिए। हाँ मार्शल, सैनिक ने आदेश लिया और जल्दी से उसे आगे पहुंचाने चला गया। जल्द ही दोनों प्रमुख फेडरेशन के सभी युद्धपोतों की तोपें बख्तरबंद करियर की पूंछ पर निशाना साध रही थीं। बूम बूम बूम। जब मिसाइलें बारिश की तरह गिरीं तो पूरे मैदान में एक जोरदार गूंज सुनाई दी और बख्तरबंद करियर की अटूट एनर्जी शील्ड पूंछ की तरफ से तुरंत टूट गई, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। ये देखकर दोनों बड़े फेडरेशन के सैनिकों की आंखें चमक उठीं और फिर ऊपर से चार्ज करने का आदेश मिलने का इंतजार किए बिना वे तुरंत बख्तरबंद करियर की ओर दौड़ पड़े। गुवान यिंगजी ने गहरी सांस ली। इतने दिनों तक लड़ने और दुश्मन द्वारा सैकड़ों प्रकाश वर्ष पीछे धकेल दिए जाने के बाद उन्हें आखिरकार बख्तरबंद करियर से निपटने का एक तरीका मिल गया था। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ, पूरी सेना हमला करे, मेरे लिए खोया हुआ इलाका वापस हासिल करो। गुवान यिंगजी ने जल्दी से आदेश दिया। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसे डार्क एल्फ जाति के अपनी कमजोरी को ठीक करने से पहले फ्रंट लाइन को पीछे धकेलना होगा। हाँ, सैनिक जल्दी से आदेश देने चला गया। हालांकि गुवान यिंगजी के पूरी सेना को हमला करने का आदेश देने के बाद दोनों बड़े फेडरेशन के ऊंचे अधिकारी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बजाय वे सभी गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अभी अभी खबर मिली थी कि एलियन स्टार सिस्टम में एलियंस के समूह ने असल में सेना जुटाना शुरू कर दिया था। वे डार्क एल्फ जाति का पूरी तरह से विरोध करने का फायदा उठाकर अचानक हमला करना चाहते थे। एलियंस का एक झुंड जिनकी सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति सिर्फ मार्शल किंग है, वे मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हैं। युवा पीढ़ी को सेना का नेतृत्व करने दो और इन लोगों को खत्म करने दो। इससे उनकी युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी। ये सही है। ये मुकाबला खत्म होने के बाद इन युवा पीढ़ियों को कुछ सेना दो और उन्हें एलियंस को ये बताने दो कि इंसान जाति पर हमला नहीं किया जा सकता। इस बार हमें उनकी कुछ जातियों को खत्म करना होगा ताकि उन्हें पता चले कि हम कितने शक्तिशाली हैं। युवा पीढ़ी को मिशन के लक्ष्य दो। इस बार आए कम से कम 9-10वें एलियंस को खत्म किया जाना चाहिए। सहमत। मिंग चेनिक्सिंग, चेन युआन लिटरेचर नेट। कियान वानयांग और चेन याओ ने वांग हाओ को डिवाइन ड्रैगन ब्लड में घबराहट से देखा। कंपटीशन लगभग खत्म हो गया था, लेकिन इस बॉस के बाहर आने का कोई निशान नहीं दिख रहा था, जो सच में चिंता की बात थी। तभी वांग हाओ का शरीर अचानक कांप उठा और गोल्डन डिवाइन ड्रैगन ब्लड टूटे हुए बांध की तरह उछलकर तेजी से उसके मांस और खून में मिल गया। थोड़ी देर बाद वांग हाओ की आंखें खुल गईं। उसकी स्याही जैसी काली पुतलियों में रोशनी की एक बड़ी चमक उठी। डिवाइन ड्रैगन ब्लड के इस बैप्टिज्म के बाद न सिर्फ उसका गोल्डन बॉडी बना, बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी मार्शल सॉवरेन लेवल 5 तक सफलतापूर्वक पहुंच गई। वांग हाओ ने एक सांस छोड़ी, अपने शरीर के अंदर जबरदस्त ताकत महसूस की। उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अभी भी इस ताकत को कंट्रोल करने के लिए ठीक से एडजस्ट करने की जरूरत थी। बॉस, आप ठीक हैं? कियान वानयांग आगे बढ़ा और वांग हाओ को सहारा देते हुए चिंता से पूछा। वांग हाओ ने हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा। कियान वानयांग ने सिर हिलाया और जल्दी से बताया, बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि रॉयल एकेडमी में सभी अच्छे बच्चे सैनिकों की भर्ती में बिजी हैं। सैनिकों की भर्ती? वांग हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे मुझसे लड़ने तो नहीं आ रहे हैं, है ना? चेन याओ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, बॉस, 2 बड़े फेडरेशन की सभी सेनाएं अभी डार्क एल्फ से बंधी हुई हैं, लेकिन एलियन रेस की गैलेक्सी भी बेचैन होने लगी हैं। इसलिए उन्हें नए सैनिकों की भर्ती करनी होगी और इन अच्छे बच्चों को जल्द से जल्द इन एलियन रेस को दबाने के लिए भेजना होगा। बिल्कुल नहीं, वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और बुदबुदाया, एलियन रेस इस समय फायदा उठाने के लिए बाहर कूद पड़ेंगे। कियान वानयांग ने सिर हिलाया और सावधानी से कहा, बॉस, मुझे भी मैसेज मिला है कि गुवान शिनिक्सियोंग ने गुवान तियान को छठा मार्शल बनाया है और एलियन रेस को हराने के लिए तुम्हें अपने साथ भेजने का प्लान बना रहा है। वांग हाओ की भौहें तन गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, वह साला कछुआ उधार का चाकू लेकर मारने की कोशिश कर रहा है। चेन याओ ने शक से पूछा, बॉस, अगर उस बूढ़े कछुए में भालू और तेंदुए जितनी हिम्मत भी होती
तो भी वह ऐसे समय में आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, है ना? कियान वानयांग ने बार बार सिर हिलाया। अभी का वांग हाओ अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे न सिर्फ इंटरस्टेलर फेडरेशन की 3 बड़ी ताकतों और 4 खास यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिला, बल्कि याओटियन फेडरेशन के झाओ परिवार का भी सपोर्ट मिला और उसे पुराने मॉन्स्टर जियान ताइफेंग की भी तारीफ मिली। इतनी बड़ी ताकतों का सामना करते हुए भले ही गुवान परिवार मिलिट्री को कंट्रोल करता हो, वे वांग हाओ पर यूं ही हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और तो और, डार्क एल्व्स और एलियन रेस इस समय किनारे पर घात लगाए हुए थे, उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहे थे। अब दुश्मनी करना बेशक अपनी ही कब्र खोदना होगा। तो तुम मुझे बताओ, गुवान शिनिक्सियों के साथ मेरे रिश्ते को देखते हुए क्या वह मुझे इतनी अच्छी चीज देगा? वांग हाओ ने मजाक उड़ाया। कियान वानयांग ने मुंह बनाया और कहा, बॉस की बात में दम है। एलियन रेस में सबसे ज्यादा लड़ने की ताकत मार्शल किंग लेवल 9 की होती है, जिससे ज्यादा खतरा नहीं है। गुवान तियान को भेजना ही काफी है और वह सारी मिलिट्री मेरिट भी अपने लिए ले सकता है। बॉस के साथ इतनी अच्छी चीज शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। चेन याओ ने अचानक एहसास होते हुए सिर हिलाया। हाँ, सही है, सब जानते हैं कि बॉस की फिफथ मार्शल पोजीशन सिर्फ दिखावे के लिए है। आर्मी में 90% सैनिक गुवान शिनिक्सियों के लोग हैं। अगर सच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो हमारे पास जो लोग हैं उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। कियान वानयांग ने पूछा, तो बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि वे खेलना चाहते हैं तो चलो उनके साथ खेलते हैं। वांग हाओ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कियान वानयांग, तुरंत गुवानशी जैसे उन अमीर बच्चों से कांटेक्ट करो और उन्हें मेरे प्लेनेट पर इकट्ठा होने के लिए कहो। हाँ, कियान वानयांग ने सिर हिलाया और असेंबली ऑर्डर भेजना शुरू कर दिया। चेन याओ ने सुझाव दिया, बॉस अब सभी बड़ी सेनाएं सैनिकों की भर्ती कर रही हैं। क्या हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। उन भरोसे के लायक नहीं लोगों के साथ मिलकर काम करने के बजाय मैं उस बूढ़े शैतान कीमो को ढूंढना चाहूंगा। कीमो? चेन याओ ने घूंट भरा। उसे अंदर से लग रहा था कि वांग हाओ फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला है। कियान वानयांग ने मन ही मन इन अमीर बच्चों के लिए 3 मिनट का दुख मनाया। अब उनके माता पिता सब फ्रंट लाइन पर थे और कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। क्या ये वांग हाओ को उन्हें मैनिपुलेट करने देना नहीं था? इतना ही नहीं, वांग हाओ ने तो डीवाई आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल करने का भी प्लान बनाया था। अगर ये अमीर बच्चे मजे कर पाते तो यह अजीब बात होती। इसके तुरंत बाद लाइट ड्रैगन स्पेसशिप तेजी से ऊपर उठी और फार्मेसी गिल्ड द्वारा दिए गए लेवल 3 के ग्रह की ओर बढ़ गई। डॉट 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 सोफी स्टार स्क्रीमिंग बार तेज म्यूजिक कान फाड़ रहा था। गुवानशी और अमीर बच्चों का एक ग्रुप बढ़िया शराब पी रहा था और खूबसूरत लड़कियों के साथ जोर जोर से नाच रहा था। अचानक गुवानशी की कलाई पर बंधी स्मार्ट ब्रेसलेट बजी। उसने उत्सुकता से उसे खोला और इतना डर गया कि लगभग पैंट में ही पेशाब कर दिया। तुरंत म्यूजिक बंद करो, गुवानशी चिल्लाया और तेज म्यूजिक तुरंत बंद हो गया। क्या हुआ, यंग मास्टर गुवान? किसी ने उत्सुकता से पूछा। गुवानशी ने आह भरी। वांग हाओ ने बुलावा भेजा है। मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। हाँ, मुझे लगा कुछ और है। एक अमीर बच्चा हंसा। यंग मास्टर गुवान, तुम वांग हाओ से डर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता वांग हाओ की सेना में 90% सैनिक हमारे लोग हैं? जब तक हम साथ जाएंगे हमें किस बात का डर है? गुवानशी ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसमें काफी समझदारी है। पिछली बार जब वांग हाओ सोफी स्टार आया था और उसने उसका हाथ काट दिया था तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास अपनी रक्षा के लिए बड़ी सेना नहीं थी। लेकिन इस बार वे बड़ी सेना के साथ जा रहे थे। बस इसके बारे में सोचते ही उन्हें पता था कि उन्हें वांग हाओ से डरने की जरूरत नहीं है और वे वांग हाओ को उसी की दवा चखाकर अपने हाथ खोने का बदला भी ले सकते थे। ये समझने के बाद गुवानशी जोर से हंसा। खेलना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं। ये यंग मास्टर वांग हाओ का डरा हुआ चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, पूरे वेन्यू में मौजूद अमीर बच्चे जोर से हंस पड़े। हाँ, जब वांग हाओ देखेगा कि उसकी सेना के 90% सैनिक उसकी बात नहीं सुनते तो वह सीन जरूर जबरदस्त होगा। इसमें उसकी क्या गलती है? किसने कहा था उसे अपने सारे मिलिट्री रैंक बेचने के लिए? इसे क्या कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन सबको सावधान रहना चाहिए। वांग हाओ हमेशा पागल रहता है, उसे भड़काना मत। हाँ, उसे बस परेशान करो, उसे भड़काओ मत, वरना अगर फिर से कुछ डोनफेंग मिसाइलें आ गईं तो अच्छा नहीं होगा। किस बात का डर है? इस बार हम बैटलशिप के साथ जा रहे हैं, क्या हम अभी भी वांग हाओ से डरते हैं? ये सही बात है, उसके पास भी फायर पावर है और हमारे पास भी। कौन किससे डरता है? हाँ, जब तक हम पहली चाल नहीं चलते तब तक वजह हमारे साथ है और वांग हाओ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। डॉट 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 थोड़ी देर बात करने के बाद अमीर बच्चों ने एक एक करके अपने सैनिकों को बुलाया।
अपने बैटलशिप पर चढ़े और वांग हाओ से मिलने गए, ये दिखाने की प्लानिंग के साथ कि इस सेना में असली बॉस कौन है। उसी समय दोनों बड़े फेडरेशन में अलग अलग ताकतों के जूनियर भी तेजी से सैनिक भर्ती कर रहे थे, एलियन जातियों के हमले का मुकाबला करने की तैयारी में। आखिरकार इन जूनियर्स के लिए इस अभियान में दुश्मन की लड़ने की ताकत ज़्यादा नहीं थी, जिससे न सिर्फ कोई बड़ा खतरा नहीं था बल्कि उन्हें मिलिट्री में तरक्की भी मिल सकती थी। अगर वे यह मौका चूक जाते तो वे खुद को माफ़ नहीं कर पाते। इस तरह एक जोरदार भर्ती अभियान शुरू हुआ और मार्शल किंग लेवल के एक्सपर्ट इस बड़ी लड़ाई की मुख्य ताकत थे, जो स्वाभाविक रूप से अलग अलग ताकतों का ध्यान खींच रहे थे। स्पेसक्राफ्ट ग्लोरियस ड्रैगन धीरे धीरे एक क्लास 3 प्लैनेट पर लैंड हुआ। मेजर जनरल गुयांग और किनफेंग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। जब वांग हाओ और उनका ग्रुप ग्लोरियस ड्रैगन से बाहर निकले तो दोनों मेजर जनरलों ने जल्दी से सैल्यूट किया। नमस्ते मार्शल। वांग हाओ ने सिर हिलाया, फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। गुवानशी की तरफ से वे लोग कहाँ हैं? गुयांग कड़वाहट से मुस्कुराया, वे अभी तक नहीं आए हैं। वे शायद मार्शल को परेशान करना चाहते हैं। हाँ, नेक भतीजे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे 3 अंकल तुम्हारी मदद करें? जियोंग दा ने गंदी हंसी हंसकर कहा। जब तक तुम अपने अंकल को विमेंस आर्मी कोर में शामिल होने दोगे, हम गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारे लिए उन परेशान करने वाले लोगों को संभाल लेंगे। जियोंग ने एक भान उठाए, ऐसा लग रहा था जैसे वांग हाओ को कोई बड़ी डील मिल रही हो। जियोंग सान ने सीरियसली कहा, नेक भतीजे, अगर तुम अपने चाचाओं को विमेंस आर्मी कोर में भर्ती कर लो तो 10 साल के आसपास तुम्हें अपने सैनिकों की कॉम्बैट स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खांसी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों का गला तुरंत भर आया। क्या ये 3 भालू इससे ज्यादा बेशर्म हो सकते हैं? यह एक मिलिट्री कैंप था, उनके ब्रीडिंग की जगह नहीं। ये कहते हुए कि 10 साल के आसपास उन्हें सैनिकों की कॉम्बैट स्ट्रेंथ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या वे वांग हाओ से अपने बेटों को पालने के लिए मिलिट्री राशन इस्तेमाल करवाने की प्लानिंग कर रहे थे या कुछ और? वांग हाओ ने तीनों भालुओं को इग्नोर किया और पूछा, हमारी आर्मी की अभी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ क्या है? ये देखकर तीनों भालू तुरंत दुखी हो गए, हाँफते हुए एक तरफ जाकर बैठ गए, जिससे पता चल रहा था कि वे बहुत गुस्से में हैं और औरतों के बिना उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। किनफेंग ने जल्दी से बताया, हमारे पास 10,000 स्टैंडर्ड एलीट सैनिक, 5 करेज क्लास बैटलशिप, एक विमेंस आर्मी कोर है और प्रिंसिपल का नाम लेकर हमने 10,000 क्लास 3 मेका वॉरियर्स को भी रिक्रूट किया है। उसी समय मैंने तियानबे यूनिवर्सिटी की स्काई रैंकिंग से एक टॉप एक्सपर्ट को भी रिक्रूट किया है। एक स्काई रैंकिंग एक्सपर्ट? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा, कौन है? किनफेंग ने सिर हिलाया, ये सीनियर वांग यूहेंग है। उसने एलियन हमले के बारे में सुना और अपने प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए बैटलफील्ड जाने का प्लान बनाया। वांग हाओ ने एक पल सोचा। अगर उसे सही याद था तो यह वही स्काई रैंकिंग एक्सपर्ट था जो पिछली बार गुवान तियान से हारने पर दिखाई दिया था। लेकिन उस स्काई रैंकिंग एक्सपर्ट ने उस समय कोई मूव नहीं किया था, इसलिए उसे अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ का पता नहीं था। हालांकि तियानबे यूनिवर्सिटी की स्काई रैंकिंग में एंटर कर पाना एक हाई लेवल स्किल का इशारा था। बज तभी आसमान से 1 दर्जन जोरदार दहाड़ें आईं। सबने ऊपर देखा और 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बैटलशिप धीरे धीरे नीचे आते दिखे और सैनिकों की टुकड़ियां साफ सुथरे तरीके से मार्च करती हुई निकलीं। हालांकि ये सैनिक अधेड़ उम्र के थे और उनकी लड़ने की ताकत जवान लोगों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जोश जवान सैनिकों से बेजोड़ था। खासकर एक जैसे कदम, सख्त चेहरे और मार डालने का बढ़ता इरादा, सब बता रहे थे कि यह एक एलीट आर्मी थी जिसकी मिलिट्री ताकत को कोई रोक नहीं सकता था। ग्यांग ने भौहें चढ़ाईं, क्या ये वो सैनिक हैं जो 4 बड़ी एलीट आर्मी कोर से रिटायर हुए हैं? यह माहौल सच में डरावना है। किनफेंग ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। हालांकि इन पुराने सैनिकों की लड़ने की ताकत कुछ कम हो गई है, लेकिन उनका डिसिप्लिन और लड़ाई का अनुभव हमारे 10,000 एलीट सैनिकों से कहीं बेहतर है। अगर वे सच में लड़ते तो नतीजा कहना मुश्किल होता। हाँ, मार्शल वांग हाओ, मुझे भरोसा है कि आप ठीक होंगे। गुवानशी ने अमीर खानदान के कुछ लोगों को साथ लाया, उसके चेहरे पर मजाक था। वांग हाओ ने बेपरवाही से कहा, युद्ध के समय के मिलिट्री ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई माथत मार्शल के दिए गए ऑर्डर पूरे नहीं कर पाता है तो छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और गंभीर गलतियों के लिए बिना रहम के मौत की सजा दी जाती है। आप कितनी देर से आए हैं? कितनी देर से? अमीर खानदान के लोग एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। वांग हाओ, क्या तुम जागे नहीं? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मार्शल हो? तुम तो बस नाम के मार्शल हो। इस आर्मी कोर के असली मार्शल तो यंग मास्टर गुवान हैं। हम सब यंग मास्टर गुवान की बात सुनते हैं। तुम क्या हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किनारे पर खड़े 3 भालू भी धीमी आवाज में बात करने लगे। जियोंग दा ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें बस इन लोगों को बॉस के बेटे को धमकाते हुए देखना चाहिए? जियोंग ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं।
भले ही ये लड़का वांग हाओ हमें औरतें नहीं ढूंढता, फिर भी वह बॉस का बेटा है। हम अंकल होकर उसे बेइज्जत होते हुए कैसे देख सकते हैं? जियोंग सैन ने अपना हाथ नीचे किया और फुसफुसाया, जल्दी मत करो। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वांग हाओ इतना बेइज्जत न हो जाए कि वह अपना सिर न उठा सके, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह वह समझ जाएगा कि वह हमारे बिना नहीं रह सकता और वह भविष्य में हमें बढ़िया वाइन और खूबसूरत औरतें जरूर देगा। जियोंग दा और जियोंग एर ने बार बार सिर हिलाया, उन्हें लगा कि जियोंग सान की बात काफ़ी सही है। उन्हें वांग हाओ को यह समझाना था कि उन्हें खोना कितना बेवकूफ़ी भरा फैसला था। वांग हाओ ने बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझे उकसाओ मत, वरना मैं तुम्हें दीवार से टकराकर पटक दूंगा और तुम खुद को बचा भी नहीं पाओगे। ये सुनकर गुवान शी और फॉब का ग्रुप चौंक गया। आखिरकार इंसान की इज्जत उससे पहले होती है। इंटरस्टेलर फेडरेशन में हर कोई जानता था कि वांग हाओ कितना घमंडी है। उसे थोड़ी परेशानी देना ठीक था, लेकिन उसे उकसाना बेशक मौत को बुलावा देना था। खांसी खांसी, गुवान शी खांसा, मार्शल वांग हाओ, हमारा रिश्ता सबको पता है। ज़्यादा साफ साफ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि हम एलियंस के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन आपके कमांड में नहीं। वांग हाओ का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा, मुझे डर है कि आप निराश होंगे। आज से मैं आपकी मिलिट्री अथॉरिटी वापस ले रहा हूँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फॉक्स का ग्रुप उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। हा, क्या ये वांग हाओ जागा नहीं है? हमने ये मिलिट्री रैंक पैसे से खरीदे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जब चाहें इन्हें वापस ले सकते हैं? मैंने हमेशा सुना है कि वांग हाओ घमंडी है, लेकिन आज उसे देखकर मैंने घमंड नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ देखा है। वांग हाओ, हम आपको बता रहे हैं, कमांडर इन चीफ की परमिशन के बिना आप ये मिलिट्री रैंक बिल्कुल भी वापस नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि वांग हाओ ने शुरू से ही यह स्कीम बनाई थी। वह हमारे सैनिकों और इक्विपमेंट के तैयार होने का इंतजार कर रहा है, और फिर जब हम अपना मकसद पूरा कर लेंगे तो वह हमें छोड़ देगा। ये बात तो सही है। इस तरह वह न सिर्फ प्रॉफिट कमाता है, बल्कि उसे इक्विपमेंट और सैनिक भी मिलते हैं, और वह बिना कुछ किए हमारी मेहनत का फल भी खा सकता है। बदकिस्मती से मिलिट्री डिपार्टमेंट वह नहीं चलाता। कमांडर इन चीफ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसका प्लान अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ नाराज नहीं था। वह थोड़ा मुस्कुराया, तुम बिल्कुल सही हो। मैं सच में तुम्हें छोड़ने का प्लान बना रहा हूं जब तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। आज मैं यह मिलिट्री अथॉरिटी जरूर वापस ले लूंगा। अगर वह बूढ़ा कछुआ गुवान शिनिक्सियोंगा भी जाए तो वह खुद को बदकिस्मत ही समझेगा। गुवान शी ने सिर हिलाया और हंसा, वांग हाओ, क्या तुमने सिचुएशन साफ नहीं देखी? अब हमारा पलड़ा भारी है। तुम किस हक से यह मान कर रहे हो कि हम अपनी मिलिट्री अथॉरिटी तुम्हें सौंप दें? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा निकनेम इनविंसिबल लिटिल वलविंड है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फॉक्स के ग्रुप ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या इनविंसिबल लिटिल वलविंड? मुझे लगता है कि यह इनविंसिबल का मार्शल है। आप मार्शल के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? निकनेम अच्छा और कैची होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसे क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है इसे लिटिल लैम्प कहना चाहिए। वाह, ये निकनेम सच में बहुत ज़ोरदार है। गुयांग वांग हाओ के पास गया और फुसफुसाया, मार्शल, क्या हमें एस आर्मी को बुला लेना चाहिए? वांग हाओ ने हाथ हिलाया, अगर यह यंग मास्टर इन अमीर निकम्मों को भी नहीं संभाल सकता तो मैं बाद में इंटरस्टेलर फेडरेशन में अपना गुजारा कैसे करूंगा? स्विश स्विश, गुवान शी ने होंठ सिकोड़े, हाथ हिलाया और उसके पीछे के 990,000 सैनिकों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाया। तुरंत एक डरावना जानलेवा इरादा उनकी ओर बढ़ा। कियान वानयान, चेन याओ, गू यांग और किन फैंग तेजी से आगे बढ़े, वांग हाओ को अपने पीछे ढाल बनाकर सामने की सेना को सावधानी से देख रहे थे। मार्शल, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। गुवान शी जोर से हंसा, उसका चेहरा अजीब तरह से घमंडी था। वांग हाओ ने उन चारों को धक्का दिया, गुवान शी और उसके अमीर निकम्मों के पास गया, और अचानक उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसका पूरा ऑरा तुरंत तेज हो गया, और उस भयानक दबाव से ये अमीरजादे डर के मारे कांपने लगे, उन्हें तुरंत घुटने टेकने का मन हुआ। टाइटल, कुत्ते की पूंछ हिलाने की शक्ति का जन्मजात कौशल, अधिकार से धमकाना। इस्तेमाल करने के बाद ये दूसरों को डरा सकता है, जिससे उन्हें डर लगता है और वे बिना शर्त बात मानते हैं। इसके अलावा इसका असर 3 दिनों तक रहता है। बस अफसोस की बात यह है कि ऐसा ज़बरदस्त कौशल केवल उन लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका कल्टीवेशन अपने से कम हो। जिनका कल्टीवेशन ज़्यादा हो उन पर इसका बिल्कुल कोई असर नहीं होता। मार्शल, हमसे गलती हो गई। वांग हाओ की बर्फीली नज़र देखकर गुवान शी और उसके अमीर निकम्मों का ग्रुप इतना डर गया कि वे तुरंत घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े, अभी तो तुम लोग बहुत घमंडी थे, अब क्यों डर रहे हो? मार्शल, प्लीज़ बड़े दिल वाले बने और हमें माफ़ कर दें।
गुवानशी का चेहरा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक वांग हाओ से इतना क्यों डर रहा है, जैसे कि वांग हाओ की बात न मानने पर तुरंत सिर कलम कर दिया जाएगा। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अभी क्या हुआ? पहले के घमंडी अमीर निकम्मे अचानक इतने काये कैसे बन गए? वांग हाओ ने बेपरवाही से पूछा, तो मुझे बताओ, मेरा निकनेम क्या होना चाहिए? गुवानशी ने जल्दी से जवाब दिया, अजय छोटा बवंडर। थप्पड़। उसके बोलने से पहले ही वांग हाओ ने गुवानशी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। गलत। लोगों ने मुझे जो निकनेम दिया है वह है महान धोखेबाज। पुफ। कियान वानयांग और दूसरे लोग तुरंत हंस पड़े। उनका बॉस बहुत अनोखा था। हालांकि सबको पता है कि तुम्हें धोखा देना पसंद है, तुम एक मार्शल हो। तुम्हें यह इतनी खुलेआम नहीं कहना चाहिए। ये देखकर सभी पुराने सैनिक भौहें सिकुड़कर सोचने लगे कि उन्हें दखल देना चाहिए या नहीं। उनके आदेश थे कि गुवानशी और इन अमीरजादों की रक्षा करें। लेकिन वांग हाओ इस सेना का मार्शल था। अगर वह अपने ही मातहतों को मार रहा था तो वे दखल नहीं दे सकते थे। सोचने के बाद पुराने सैनिकों ने अभी देखने का फैसला किया। वांग हाओ ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरा बचपन का नाम क्या है? गुवानशी ने अपना सूजा हुआ चेहरा रगड़ा और हिचकिचाते हुए पूछा, शाओ हाओ। थप्पड़। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वांग हाओ ने फिर से गुवानशी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और ठंडे लहजे में कहा, मैं इतना अमीर हूं, मैं छोटा अकाउंट और क्यों खेलूंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने हमेशा मेन अकाउंट खेलने के लिए पैसे दिए हैं, ठीक है? गुवानशी को रोने का मन कर रहा था लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। कौन कहता है कि छोटा अकाउंट खेलने के लिए पैसे नहीं दे सकते? उसी समय गुवानशी को बहुत पछतावा हुआ। उसने बेवजह वांग हाओ को क्यों उकसाया? उसे पता था कि इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, फिर भी वह नहीं माना और उसे चुनौती देने पर अड़ा रहा। अब देखो, वह फिर से फंस गया। एक अमीरजादे ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मार्शल, मुझे पता है। मैं पहले आपके साथ उसी क्लास में था। मैंने मार्शल वांग तियानई को आपको हाओ एर कहते सुना था। मेरे साथ उसी क्लास में। वांग हाओ ने सोचा, लेकिन उसे इस आदमी की कोई याद नहीं थी। हालांकि यह आदमी एक अमीर है, इसलिए वह जरूर रॉयल नोबल एकेडमी में पढ़ा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वह उस बदनसीब के साथ क्लासमेट था। थप्पड़। ये सोचते हुए वांग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ घुमाया और एक थप्पड़ जड़ दिया। उस अमीरजादे ने अपना चेहरा ढंक लिया और रोते हुए कहा, क्यों? मैंने उस समय गलत नहीं सुना था। तुम्हारे पिता ने सच में तुम्हें हाओ कहा था। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़े, इस यंग मास्टर का बचपन का नाम बेशर्म है। बकवास करना बंद करो। पफ। वहां मौजूद सभी लोग फिर से जोर से हंस पड़े। यह मार्शल सच में अलग ही रास्ता अपनाता है। उपनाम महान धोखेबाज, बचपन का नाम बेशर्म। क्या ये बातें किसी मार्शल को कहनी चाहिए? वांग हाओ ने ठंडा चेहरा बनाए रखा और फिर पूछा, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, मेरा इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन क्या है? गुवानशी का चेहरा उदास हो गया। उसे सच में इस शैतानी मार्शल से डर लगता था। कौन अपने सबॉर्डिनेट को सिर्फ खुद की बुराई करने के लिए थप्पड़ मारता है? तुम बोलोगे या नहीं? वांग हाओ ने अपनी हथेली उठाई। डर कर गुवानशी ने जल्दी से जवाब दिया, मार्शल एक 4th ग्रेड मेडिसिन किंग है, इसलिए इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन 4th ग्रेड मेडिसिन किंग बैज होना चाहिए। थप्पड़। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बिना किसी अपवाद के वांग हाओ की हथेली फिर से गुवानशी के चेहरे पर पड़ी। गुवानशी की आंखों से शिकायत के आंसू बह निकले, क्यों? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कियान वानयांग और दूसरे लोगों ने लाचारी से आह भरी। क्या इस बच्चे का कोई पेंच ढीला था या उसके दिमाग में पानी भर गया था? क्या उसे यह समझ नहीं आया कि उसने अभी वांग हाओ के सामने शेखी बघारी थी, जिससे ये यंग मास्टर नाखुश हो गया और वांग हाओ बस उसे थप्पड़ मारना चाहता था? वांग हाओ ने नाक सिकुड़ी, मेरा इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन साफ तौर पर है। वह यंग मास्टर जो उड़ते हुए हंसों के पंख नोच लेता है, और वह असली विलेन जो चक्की चलाने के बाद गधे को मार देता है। बताओ, क्या तुम्हें मार नहीं पड़नी चाहिए? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई पूरी तरह से अवाक था। वे सच में इस समय अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर सकते थे। ऐसी बात कहने के लिए कोई कितना बेशर्म होना चाहिए। किन फैंग ने अपनी कनपटी रगड़ी और धीरे से बुदबुदाया, मुझे लगता है कि उपनाम महान धोखेबाज है, बचपन का नाम बेशर्म है और इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन गंभीर चुनिब्योक है। ये सुनकर कियान वानयांग, चेन याओ और गु यांग ने चुपचाप किन फैंग को थम्स अप दिया, यह इशारा करते हुए कि उसमें इस छोटे मार्शल के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत है। वांग हाओ पीछे मुड़ा, किन फैंग को देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। कियान वानयांग, चेन याओ और गु यांग ने तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दिया, चुपचाप अपना सिर नीचे किया और जमीन पर चींटियों को गिनने लगे, ये दिखाते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। किन फैंग बिना किसी वजह के कांप गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि सिर्फ एक वाक्य के लिए यह अविश्वसनीय मार्शल उसे निशाना नहीं बनाएगा।
वांग हाओ ने हल्के से कहा, चूंकि तुम सब मेरा निकनेम, बचपन का नाम और इंटरस्टेलर सर्टिफिकेशन जानते हो, तो जल्दी से और अपनी मर्जी से अपनी मिलिट्री अथॉरिटी सौंप दो, वरना अगर कुछ बुरा हुआ तो मुझे दोष मत देना। सभी को अचानक एहसास हुआ कि वांग हाओ इतने समय से सिर्फ इन अमीर निकम्मों को अपनी मर्जी से मिलिट्री अथॉरिटी सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए ये सब कर रहा था। हालांकि ये सही तरीका था। जब तक ये अमीरजादे इसे अपनी मर्जी से सौंप देते, तब भी अगर गुवान शियोंगहोंग वांग हाओ के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता तो वह क्या कह सकता था। इससे सिर्फ ये साबित होता कि गुवान शी और दूसरों ने यह अपनी मर्जी से किया था और किसी और की कोई गलती नहीं थी। लेकिन भले ही ये अमीर निकम्मे बेकार थे, वे सिर्फ इसलिए अपनी मिलिट्री अथॉरिटी चुपचाप नहीं सौंप देंगे क्योंकि वांग हाओ ने उन्हें घूरा और डराया, है ना? मार्शल, यह मिलिट्री पावर, गुवान शी ने सावधानी से कहा। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली, तुम सब देर से आए हो और मिलिट्री ऑर्डर नहीं माने। जिन्हें हल्की सजा मिलेगी उन्हें लेजियन से निकाल दिया जाएगा और जिन्हें कड़ी सजा मिलेगी उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? गुवान शी इतना डर गया कि उसके कलेजे के टुकड़े हो गए। उसने जल्दी से कहा, मार्शल प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। मैं अपनी मिलिट्री पावर सौंप दूंगा और पैसों से अपनी कुत्ते जैसी जिंदगी खरीद लूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, दूसरे अयाश बेटों ने भी बार बार सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वे अपनी मिलिट्री पावर सौंपने को तैयार हैं। तीनों भालुओं ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, उन्हें सामने का नज़ारा बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वांग हाओ ने बस कुछ धमकी भरी बातें कहीं और न सिर्फ मिलिट्री पावर आसानी से वापस ले ली गई, बल्कि उसने इसके अलावा बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। सामने का ये नज़ारा बहुत नकली था, है ना? क्या वे सपना देख रहे थे और अभी तक जागे नहीं थे? वहां मौजूद हर कोई भी हैरान था। ये लोग बहुत बेकार थे, है ना? सिर्फ वांग हाओ की घूरने से ही उन्होंने न सिर्फ आज्ञाकारी होकर अपनी मिलिट्री पावर सौंप दी, बल्कि पैसों से अपनी जान खरीदने का भी प्लान बनाया। क्या ये सपना नहीं था? इस समय चेहरे पर निशान वाला एक बूढ़ा सैनिक आगे बढ़ा और बेपरवाही से बोला, जिस इंसान को हम फॉलो करते हैं वह यंग मास्टर गुवान शी हैं। अगर यंग मास्टर गुवान शी लेजियन छोड़ने का प्लान बनाते हैं तो हम भी उनके साथ जाएंगे। वांग हाओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, तुम जिस लेजियन में हो वह कैसी जगह है? तुम अपनी मर्जी से आ जा कैसे सकते हो? निशान वाले बूढ़े सैनिक ने हंसते हुए कहा, मार्शल हमारे पास 990,000 लोग हैं और तुम्हारे हाथों में सिर्फ 10,000 हैं। अगर हम जाना चाहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। कौन कहता है कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता? तीनों भालुओं ने तेजी से वांग हाओ के सामने आकर दौड़ लगाए। एक मार्शल सम्राट का ऑरा बिना किसी छिपाव के सबके सामने दिखाया गया। 3 मार्शल सम्राट। पुराने सैनिक हैरानी से चिल्लाए और सभी ने हमला करने का पोज ले लिया। जख्मी पुराने सैनिक का चेहरा गंभीर था। मार्शल, भले ही आप हमें रोकने के लिए मार्शल सम्राटों का इस्तेमाल करें, हम आपके आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें काबू करने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वांग हाओ के होंठ ऊपर उठे, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें रोकने के लिए ज़बरदस्ती करने का नहीं था। जहां तक तुम्हें काबू करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। पुराने सैनिकों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने वांग हाओ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया। वे सभी 4 बड़ी बेहतरीन सेनाओं के सदस्य थे। उनकी इच्छा शक्ति आम लोगों से बिल्कुल भी तुलना करने लायक नहीं थी। चाहे वांग हाओ पैसे का इस्तेमाल करता या उन्हें ऊंचे पद और अच्छी सैलरी का वादा करता, इनमें से कोई भी चीज़ उनके दिलों को हिला नहीं सकती थी। वांग हाओ ने उंगली चटकाई और कियान वानयांग आगे बढ़ा और अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला। तुरंत कई तस्वीरें दिखाई दी, साथ में दुख की आवाज़ें भी थीं। पति, मुझे बचाओ। पिताजी, आप कहाँ हैं? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। बेटा, हमारी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये नज़ारा देखकर पुराने सैनिकों की आंखें फटने वाली थीं और उनके चेहरे डरावने तरीके से बिगड़ गए थे। उसी समय एक ज़बरदस्त जानलेवा इरादा फैल गया। कियान वानयांग इतना डर गया कि उसने जल्दी से वीडियो बंद कर दिया और वांग हाओ के पास पीछे हट गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आग से खेल रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम आग से खेल सकते हो तो जिंदगी ज़्यादा मज़ेदार होती है? वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया। कियान वानयांग ने निगला, वांग हाओ की निडर पर्सनैलिटी से उसका ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा था। जख्मी पुराने सैनिक ने ठंडे चेहरे से कहा, मार्शल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे परिवारों को किडनैप करके हमें झुकने पर मजबूर कर सकते हो? जैसे ही उसने बात खत्म की, पुराने सैनिकों ने गुस्से से वांग हाओ को देखा। वे चाहते थे कि वे तुरंत उस पर टूट पड़ें और उसे 10,000 टुकड़ों में फाड़ दें। वांग हाओ मासूम लग रहा था, तुम्हारे परिवारों को किसने किडनैप किया? ये DY आतंकवादी संगठन द्वारा मुझे भेजा गया फिरौती का वीडियो है, जिसमें मुझसे लोगों को छुड़ाने के लिए पैसे देने के लिए कहा गया है। DY आतंकवादी संगठन। पुराने सैनिक हैरान रह गए, फिर गुस्सा हो गए। इस कमीने आतंकवादी संगठन ने सच में उन्हें धमकाने की हिम्मत की।
वे सच में मौत को दावत दे रहे थे। चलो डीवाई आतंकवादी संगठन को खत्म कर देते हैं। हाँ, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, 10 आतंकवादी संगठनों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग चुप हो जाओ। डीवाई आतंकवादी संगठन के सदस्य हमारी तरह ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उनके पास मार्शल सेंट के साथ शैतान हैं। उन्हें खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। सब लोग बहस करना बंद करो। अगर तुम ऐसे जाओगे तो क्या तुम सच में लोगों को बचा पाओगे? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए और बस ऐसे ही देखते रहना चाहिए? क्या आतंकवादियों ने मार्शल को कोई मैसेज नहीं भेजा? देखते हैं मार्शल क्या कहते हैं। वह और क्या कहेंगे? वह ज़रूर हमसे उनके प्रति वफादारी की कसम खाने के लिए कहेंगे। अगर वह मेरे परिवार को बचा सकते हैं तो उनका साथ देना सच में कोई बड़ी बात नहीं है। सही कहा, हम सब सैनिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसका साथ देते हैं। बकवास, क्या तुम कमांडर इन चीफ की हमारे प्रति अच्छाई भूल गए? हम कमांडर इन चीफ की हमारे प्रति अच्छाई नहीं भूलेंगे, लेकिन हम अपने परिवारों को भी नहीं छोड़ सकते। हम सब बूढ़े हो गए हैं और हम बस अपने परिवारों के साथ शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर वे सब चले गए तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा? उद्धरण चिन्ह। जब पुराने सैनिक लगातार बहस कर रहे थे तो निशान वाला बूढ़ा सैनिक शांति से वांग हाओ को घूर रहा था। मैंने बहुत पहले सुना था कि मार्शल के दोस्तों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डीवाई आतंकवादी संगठन भी दुश्मनों को दोस्त बना सकता है। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो? निशान वाले बूढ़े सैनिक ने सांस छोड़ी। मैंने पिछली बार किसी को कहते सुना था कि तुमने 7 शैतानों को कार्रवाई करने के लिए बुलाया था और सेना को धोखा देकर 6 करेज क्लास युद्धपोत गंवा दिए। मुझे लगा था कि 7 शैतान सिर्फ 6 करेज क्लास युद्धपोतों के लिए काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने गठबंधन बना लिया है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पुराने सैनिकों ने फिर से वांग हाओ को घूरा, जिसका मतलब था कि अगर वांग हाओ ने साफ साफ नहीं बताया तो वे एक्शन लेंगे। वांग हाओ ने कंधे उचकाए। जो तुमने कहा वह सही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्टेटस के साथ मुझे 7 डेमन्स जैसे कातिल के साथ गठबंधन बनाने की ज़रूरत है? ये सुनकर पुराने सैनिक हैरान रह गए और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या वांग हाओ ने सच में 7 डेमन्स के साथ गठबंधन बनाया है? मुझे लगता है कि यह नामुमकिन है। वांग हाओ का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है, वह ऐसे कातिल के साथ गठबंधन करके खुद को कैसे नीचा दिखा सकता है? मुझे भी लगता है कि यह नामुमकिन है। वांग हाओ को 3 बड़ी ताकतों और 4 मुख्य यूनिवर्सिटीज़ का सपोर्ट है। हो सकता है कि उसे डीवाई आतंकवादी संगठन की भी परवाह न हो। ये तुमने सही कहा। वांग हाओ का टैलेंट बेमिसाल है। वह अपनी इज्जत को खराब नहीं करेगा और ऐसे बेरहम कातिल के साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कि वांग हाओ को अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह नहीं है। बकवास, तुम जो अफवाहें सुन रहे हो वे सब वांग हाओ के बर्ताव की समस्याओं के बारे में हैं, जो पूरी तरह से एक बच्चे की शरारतों जैसी हैं। ये सही है, वांग हाओ इस साल सिर्फ 18 साल का है। वह एक जवान लड़का है जिसने कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व इतना घमंडी है। अब मौका उसके सामने है। जब तक वांग हाओ एक लड़ाई जीतता है, उसके सपोर्टर्स निश्चित रूप से उसकी इज्जत बचा लेंगे। उस समय वह एक सुपर जीनियस से राष्ट्रीय हीरो बन जाएगा और उसके जवानी के रोमांटिक मामले सिर्फ उसकी नासमझी की निशानी माने जाएंगे। ये सही है, इतिहास जीतने वाले लिखते हैं और वांग हाओ में वह काबिलियत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वांग हाओ अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और 7 डेमन्स के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर तुम एक होनहार भविष्य वाले सुपर जीनियस होते तो क्या तुम बड़े पैमाने पर हत्या करने वाले आतंकवादी के साथ जुड़ते और अपना भविष्य बर्बाद करने का फैसला करते? नामुमकिन। वे पूरी तरह से 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं।